अगर तुमने इसे मिस कर दिया तो ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि ये उन सारी बोरिंग मानवास की तरह बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में हम एक डंजन का सीन देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग आए होते हैं। उसमें से एक घायल इंसान गिर जाता है तो लोग बोलते हैं क्या तुम ठीक हो, बस थोड़ी देर और समझ लो खुद को। पर वो फिर से गिर जाता है और लोग बोलते हैं अरे यार फिर से गिर गया। पता नहीं कितने लोग और गिर चुकी है पीछे। अपने हीलर्स के पास तो माना भी नहीं बचा है, ऐसे तो वो लोग मर जाएंगे। पर तभी वो जो गिरा होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, हमारे एम्पायर की होप हमारे साथ है, वॉरियर वेरन। तो वॉरियर वेरन बोलता है मैं यहाँ तक तुम्हारी आवाज सुन पा रहा हूँ, तो तुम ठीक हो शायद। तो सब लोग बोलते हैं हाँ हम लोग ठीक है। पर वेरन अपने मन में बोलता है बस थोड़ी देर और, सब खत्म हो जाएगा थोड़े टाइम में। वो बोलता है सारे पार्टी मेंबर्स बहुत ज्यादा थक चुके हैं। इस टेंशन में आते वक्त हमारे पास 74 मेंबर्स थे, पर अब सिर्फ और सिर्फ 43 बचे हैं। भले ही उन लोगों ने अपनी पूरी जी जान लगा दी, पर फिर भी हम अपने 31 कॉमरेड्स को बचा नहीं पाए। और एकदम सैड होते हुए बोलता है हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हम हैं 7 ग्रेट इविल डंजन्स में से एक में, द प्राइमोडियल कोर। तभी वो लोग बोलते हैं सर वेरन सामने देखिए। और वेरन सामने देखता है, उसके सामने होता है एक बहुत बड़ा गेट। और वेरन बोलता है फाइनली हम आ गए, ये है प्राइमोडियल कोर डंजन का एंड। और वो बोलता है यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्रेजर है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और लोगों के सामने बहुत सारे ट्रेजर होता है। और यहाँ पे वो चीज भी है, द बेस्ट प्रोडक्ट जिसे अभी तक के इंसानों ने बनाया है, द 36th मास्टरपीस, वो भी यही है। और तो और जहाँ डंजन बॉस भी है। तभी पूरा का पूरा डंजन कांपने लगता है और वेरन बोलता है सब लोग लाइन में आ जाओ। शील्ड वाले लोग और स्वॉर्ड्समैन दोनों आगे आओ, और मेजेस तुम लोग इस जगह को रोशन करो। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी फील्ड ऑफ विजन। तभी मेजेस बोलते हैं क्या वाइब्रेशंस रुक गई। और फिर बोलते हैं रुक जाओ, हम इस जगह को और ब्राइटन करने की कोशिश करते हैं, कोई भी अपना गार्ड डाउन नहीं करेगा। जैसे ही वो लोग उस डंजन में थोड़ी सी रोशनी करते हैं, तभी हम उन लोगों के पीछे देखते हैं एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को जो अपनी आंखें खोलता है, जिसे देख के वेरन की भी फट जाती है। और वो मॉन्स्टर बस एक दहाड़ मारता है और सब बोलते हैं भागो यहाँ से, हम इससे जीत नहीं सकते। और कोई किसी को ये बता रहा होता है तो ये सब हुआ था। और वही बोलता है मैं सो रहा था जब इंसानों ने मुझ पर हमला किया, और मैंने बहुत अच्छा काम करा क्योंकि मैंने अपने थकान को साइड रख के उन लोगों से लड़ाई। और तभी हम एक हड्डी के ढांचे को देखते हैं जो बोलता है इसका मतलब जो तुम बोल रहे हो वही हुआ था। और वो डंजन बॉस बोलता है हाँ, मैं अपने 2 अपोनेंट से जीत गया, पहले तो ह्यूमंस और दूसरी मेरी थकान। तभी वो हड्डियों का ढांचा बोलता है अबे दल्ले। तो वो टंचन बॉस बोलता है अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ। पर वो हड्डियों का ढांचा बोलता है शांत हो जाओ मतलब तुम्हें लगता है जो तुमने अभी किया है उसके बावजूद मैं शांत हो जाऊं। और चिल्लाते हुए बोलता है अबे तू डंजन का बॉस है, पर फिर भी जब तक इंसानों ने तुझ पे हमला नहीं कर दिया तब तक तू जागा ही नहीं। और तो और तू अंगड़ाइयां ले रहा था इंसानों के सामने, इसका कोई मतलब भी बनता है? तेरा ना तेरा तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू तू पागल हो गया है। और पीछे मुड़ता है वो हड्डियों का ढांचा और बोलता है रीना तुम्हें क्या लगता है? तो वो बोलती है मुझे नहीं पता। उन ह्यूमंस को उनकी औकात दिखा देना सिर्फ अंगड़ाई लेते हुए, इस चीज से हमें मिस्टर डिवावर की डिग्निटी का पता चलता है। ये चीज देख के स्केलेटन का मुंह बन जाता है, साला चलता है। और वो बोलता है हाँ ठीक है मैं हार मानता हूँ। और फिर उठते हुए बोलता है ये डंजन ही घटिया है। तो मिस्टर डिवावर बोलता है अबे टकलू इतना स्ट्रेस मत ले वरना तेरी हड्डियां भी गलने लगेगी। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और बताया जाता है द 7 डंजन्स, जिससे इंसानों का मूत निकल जाता है। ये डंजन उन 7 डंजन में से एक है। दिस इज प्राइमोडियल कोर। ज्यादातर डंजन रेड्स इंसानों ने ही जीती है क्योंकि उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होता है कि वो कभी भी अटैक कर सकते हैं, हमेशा रेडी होके आते हैं, अटैक करते हैं और जीत के जाते हैं। और इतनी ही हारों के बाद डंजन वीक होना चालू हो गया है बहुत तेजी से। इतने वक्त से इंसानों ने बहुत सारे डंजन सक्सेसफुली रेड किए हैं, फिर भी इस दुनिया में कुछ ऐसे एक्सेप्शनल डंजन्स होते हैं जिसे इंसान भी नहीं कर सकते कॉन्करर, जिसे इंसानों ने नाम दिया है द ग्रेट इविल डंजन। अगर और अच्छे से बोलूं तो द 7 ग्रेट इविल डंजन्स, 7 ऐसे डंजन्स जिसे इंसानों ने भी बोल दिया है कि हम इसे कॉन्करर नहीं कर सकते। तो और इन 7 डंजन में से जो सबसे खतरनाक सबसे वाहियात डंजन है वो है प्राइमोडियल
को। वहाँ डजन्स ऑफ क्रिएचर्स उस जगह को गार्ड करते हैं और मेन डंजन के बॉस के पास जाने के लिए वहाँ 3 रास्ते हैं और उसमें से जो लेफ्ट में रेड वाला रास्ता है उसे गार्ड करती है ब्लेड मेड रीना और जो सेंटर में है उसे गार्ड करता है स्केलेटन गार्डियन डेथ नाइट पेड्रिक और तीसरे वाले के बारे में तो हमें खुद नहीं पता और वो है मिस्टेरियस टेंटिकल्स। और हाँ, इस अनकॉन्करड डंजन का मेन बॉस द प्राइमोर्डियल मॉन्स्टर जिसका जिक्र एम्पायर की माइथोलॉजी तक में है, डिवावर। और कोई बुक बंद करते हुए बोलता है कि इसमें ये सब लिखा हुआ है और वो लड़की बोलती है जैसा तुमने बोला था ये बुक इंसानों में फैली और यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे इंट्रूजन्स होंगे। तो डिवावर बोलता है फिर भी मुझे लगा नहीं था इतने सारे लोग आएंगे यहाँ पर और हम उसे देखते हैं बहुत सारी बॉडीज पे बैठा हुआ और बोलता है 74 लोग आए थे शायद। पर तभी रीना बोलती है हाँ पर उनमें से बहुत सारे लोगों के तो गेयर ही मेल्ट हो गए थे मिस्टर 166 ब्लैक टेंटिकल से फाइट करते हुए और जो बच गए थे वो बहुत महंगे ही लग रहे थे। मेरे को पता है अगर मैं वहां होती ना तो मैं उन सामानों को डैमेज किए बिना उन लोगों को हरा देती। मिस्टर डिवाहोर उसको देख रहा होता है और बोलता है हाँ हाँ। तभी अपना पूरा ऑरा एक जगह कंसंट्रेट करता है और वो एक ह्यूमन की फॉर्म ले लेता है। डिवावर रीना का सर सहला रहा होता है पर तभी पीछे पैट्रिक आता है और बोलता है तुम लोगों को याद है ना हम मीटिंग करने आए हैं तो तुम दोनों सिर्फ क्यों मजे कर मैं कहा गया और हंसते हुए बोलता है यो हो मतलब ऐसा नहीं बोलता है। तो वो बोलता है यहाँ की वाइब्स तो कितनी स्वीट है मुझे तो सिर्फ सांस लेने पे ही कैविटीज हो रही है। हाँ अपने हिसाब से डावस डायलॉग मारा पर अगले ही सेकंड चिल्लाते हुए बोलता है पर मुझे नहीं लगता ये सिर्फ मेरे दांतों को खराब करेगा मेरा दिमाग भी खराब हो रहा है। और हाँ बॉस अगर तुम पॉलीमॉर्फ होने वाले हो तो ढंग से करो ना। और हाँ पॉलीमॉर्फ का मतलब लाइक ट्रांसफॉर्म। और मैं जो अभी देख पा रहा हूँ आप अपनी 6 उंगलियों से रीना का सर सहला रहे हो और डिवावर अपने हाथों को देखता है और बोलता है ओ हाँ यार 6 उंगली सच में। वेल डिवावर भाई तुम इंडिया आ जाओ तुम्हारी प्रजाति का एक और है हमारे पास। और पैट्रिक बोलता है ये वाला तो पिछले वाले से सही भी है थोड़ा पिछली बार तो तुमने 40 दांत उगा लिए थे और ऊपर से हंस भी रहे थे अपने 40 के 40 दांत दिखाते हुए और बोल रहे थे वाह ट्रांसफॉर्मेशन तो बड़ी सही गई इस चीज से तो मेरे हड्डियों पे भी गूज बम्स आने लगे थे। और तभी रीना बोलती है पैड्रिक तुम्हारा ये टूटा हुआ जबड़ा कुछ ज्यादा ही आवाज कर रहा है और तब जाके वो लोग थोड़ा सीरियस होते हैं और रीना बताती है जैसा कि हमें पता है ह्यूमन लोग ने फाइनली राइट पाथ ढूंढ लिया है डंजन बॉस की केव तक जाने का। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है उस क्रॉस रोड का गार्डियन 116 ब्लैक टेंटिकल उस प्रोसेस में बहुत ज्यादा घायल हो चुका है और उसकी कंडीशन कुछ ज्यादा ही क्रिटिकल है। तभी डिवावर जमवाई लेते हुए बोलता है अरे टेंशन मत लो उसकी रिजनरेशन एबिलिटी तुम लोग की सोच से परे है और मान भी लो अगर अगर कुछ काम नहीं करा तो हम दूसरा गेट कीपर ढूंढ लेंगे ना। तो पैट्रिक खुश होते हुए बोलता है अरे हाँ बॉस जब तुम उन लोगों को हायर करने जाओगे ना तो 2 लोगों को हायर करना ताकि मैं क्विट कर सकूं। और डिवावर बोलता है अरे क्या बात कर रहे हो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट तो जिंदगी भर का है और वो सब छोड़ो ह्यूमन लोग सिर्फ राइट पाथ से आने वाले हैं। और रीना बोलती है ह्यूमन लोग इस टाइम पर मैजिक टेलीपैथी लाइक कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज करते हैं तो ये न्यूज़ उन लोगों में बहुत तेजी से फैली होगी कि राइट पाथ मिल चुका है। तभी डिवावर अपना हाथ टेबल पे पटकते हुए बोलता है तो इस मसले में हम लोगों को प्लान के अकॉर्डिंग चलना होगा। और उन लोग दोनों को बोलता है दोनों सुनो मेरी बात तुम लोग दोनों अपनी पोजीशन को स्विच करने वाले हो। और रीना को बोलता है सबसे पहले तुम तो रेड पाथ जो लेफ्ट में हो उसे गार्ड करते हो ना पर अब से तुम राइट वाले पाथ को गार्ड करोगी क्योंकि रेड फोर्स तो ये सोच के आएगी कि वो रास्ता खाली है और तुम्हें सिर्फ उन लोगों को रोकना है। तो रीना खुश होते हुए बोलती है मैं तो कितने भी लोगों को रोक दूंगी मिस्टर डिवावर। और पैट्रिक को बोलता है पैट्रिक तुम रेड वाले को संभाल लेना जिसे रीना गार्ड करती थी। और पैट्रिक बोलता है मैं क्यों। और डिवावर बताता है जब ह्यूमंस लोग को पता चलेगा कि रीना तो राइट वाले पे है तो उन लोग लेफ्ट वाले पे जाएंगे जहाँ रीना यूजुअली होती है और फिर तुम्हें उन लोगों को रोकना है बस। और इस तरीके से हम इन्वेजन को रोक सकते हैं। तभी पैट्रिक बोलता है वेट बॉस आपने कुछ सोचा है अगर ह्यूमंस लेफ्ट और राइट को छोड़ के बीच में से आए तो डिवावर मुंह बना लेता है और बहुत ऑकवर्ड होकर बोलता है तब तब क्या होगा उन लोग
मेरे साथ एक डेट पे जाएंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। और अपना स्केलेटन एज यूजुअल बोलता है, ये क्या फालतू सा प्लान है। पर तभी रीना बोलती है, ओ भाई साहब ये कितना परफेक्ट प्लान है। और फिर रीना थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, तो सबसे अर्जेंट वाला काम तो हो गया, और अब जो काम बचा है वो ये है कि इस स्वॉर्ड के साथ क्या करना है। तो डिवॉर बोलता है, स्वॉर्ड? कैसी स्वॉर्ड? तो वो बोलता है कि अरे मैं उस स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो इस रेड टीम का लीडर यूज कर रहा था इस टाइम। और पैट्रिक बोलता है, ये लोग स्ट्रॉन्ग तो डेफिनेटली थे क्योंकि ये लोग वो स्वॉर्ड कैरी कर रहे थे। और तभी डिवॉर बोलता है, अरे बता भी दे कौन सी स्वॉर्ड। और पैट्रिक बोलता है, अरे मुझे पता है, आपने इसके बारे में सुनी ही होगी। और स्वॉर्ड निकाल के बोलता है, ये रही वो 36 मास्टरपीस में से एक जो ह्यूमंस के अंदर बहुत फेमस है। और बोलता है, शायद ये स्वॉर्ड का नंबर था 14 और इसका नाम ताना बेला। और दीवार बोलते हैं, अच्छा हाँ याद आया, वो 36 शीट पीसेस ना। हाँ हाँ, वही वही मास्टर पीस मेरा मतलब। और तो और वो रीना जो यूज करती है वो भी तो 36 मास्टर पीस में से ही है। और बोलता है, अरे यार ह्यूमंस लोग तो कुछ ज्यादा ही अच्छी चीजें कैरी करते हैं। तो पैट्रिक बोलता है, मसला ये है इसके साथ करा क्या जाए। अगर हमने इसे किसी एंट्रेंस की मॉन्स्टर को दे दिया तो इंसान लोग पक्का इसे वापस छीन लेंगे, और अगर उनके पास आ गए तो ये बहुत बड़ा हेडेक हो जाएगा हमारे लिए। और बोलता है, इसका मतलब आप इसे रखने वाले हो, ये लो। और डिवार बोलता है, पेड्रिक तुम भी तो एक स्वॉर्ड ही चलाते हो ना, तो तुम क्यों नहीं ले लेते इसको। तो पैट्रिक एकदम मुंह बना के बोलते हैं, हाँ हाँ, क्या मैं सच में ले लूँ इसे। बोलता है, हाँ हाँ ले 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 ले। तो एकदम खुश हो जाता है और एक्टिंग करते हुए बोलता है, आई गेस मुझे इसे लेना ही पड़ेगा क्योंकि ये हमारे बॉस का ऑर्डर है। और हमें इन लोग का वापस से एक इंट्रोडक्शन दिखता है जिसमें लिखा रहता है, ये है प्राइमोडियल कोर, जिसमें एक टेरिफाइंग ह्यूमोक्लियस मेड है और एक डेथ नाइट है, और एक जाइंट एंशंट मॉन्स्टर है। तभी डेवार बोलता है, हाँ तो पैट्रिक मैंने तुम्हें वो स्वॉर्ड दे दी है, तो जो तुमने अपनी हड्डियों में रेजिग्नेशन लेटर रखा था उसे फाड़ दो। और फिर रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर ये सब जो बची हुई चीजें हैं इसका क्या करा जाए। और पैड्रिक पीछे अपनी तलवार को देखते हुए बोलता है, मेरे लिए इतना तो काफी है और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। तो डिवावर बोलता है, वही करो जो हमेशा करते हो, जितना यूज कर सकते हो उतना यूज करो, और बाकी के जितने बच जाएंगे उनसे इंसानों को ल्यूर करो और अपना नया टारगेट बनाओ। तो रीना बोलती है, हाँ ठीक है, मैं इस सारे काम को संभाल लूंगी। और बोलती है, पर हम तो मैजिक टूल्स ज़्यादा यूज करते नहीं है, तो ऐसा काम करते हैं कि माना स्टोन्स में से निकाल के उसको बेच देते हैं, उसमें से अपने को पैसा भी मिल जाएगा। तो डिवार बोलता है, ऐसा है क्या, तो ठीक है मैं जाता हूँ। पर ऐसा बोलते ही दोनों की शक्ल बन जाती है और बोलते हैं कि क्या, आप जाओगे इंसानों के विलेज में, पर क्यों। तो डिवावर बोलता है, क्यों तुम लोग इतना क्यों शौक हो रहे हो, मैं जा नहीं सकता उधर। तभी पैड्रिक बोलता है, अच्छा नहीं होगा कि हम रीना को वहां भेजें। और रीना भी एकदम हाँ हाँ कर रही होती है और डिवावर चिढ़ते हुए बोलता है, अरे क्यों, मैं क्यों नहीं जा सकता, और अपनी टेल भी हिला रहा होता है। और पैड्रिक बेइज्जती करते हुए बोलता है, आप इंसान में ट्रांसफॉर्म होने में भी थोड़े कच्चे हो, और हाँ आपकी टेल भी बाहर है। तो डिवावर अनॉयड होके एकदम उसको घूर रहा होता है। तो पैट्रिक बोलता है, क्या क्या हो गया। और डिवावर एकदम मुंह बनाते हुए बोलता है, अच्छा अच्छा ठीक है जाओ, पर मेरे लिए कुछ खाने के लिए अच्छा अच्छा लेके आना। भाई तेरे पास कुछ बहुत ही अच्छा है खाने को पहले से। तो उसके बाद फाइनली रीना बाहर आती है और पेड़ पौधों को देखते हुए बोलती है, वाह आज का वेदर तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। और जाते जाते पीछे मुड़ती है और मिस्टर डिवावर को बोलती है, मिस्टर डिवावर मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। और हम अचानक से एक दुकान पर आते हैं और दुकान के अंदर देखते हैं एक आदमी कुछ तो देख रहा होता है, और वो बोलता है, हे बच्ची मैं इसे खरीद नहीं सकता, माफ करना। तो रीना एकदम डेविलिश लुक देते हुए बोलती है, क्यों। तो वो दुकानदार कुछ तो निकालते हुए बोलता है, रुको मैं दिखाता हूँ। और वो एक माना स्टोन निकालता है बी लेवल का, और वो दिखाता है, ये है एक बी लेवल का माना स्टोन जो एक आम इंसान 10 साल मेहनत करके निकालता है, और ये है तुम्हारे माना स्टोन्स की पोटली जो कि इससे 1000 गुना बेटर है, तो इसलिए मैं इसे नहीं खरीद सकता। और बोलता है, ऐसे माना स्टोन्स तो रॉयल फैमिली के मेजेस या तो मेज टावर के हाई रैंकिंग लोग ही यूज करते हैं, क्योंकि उन लोगों का रॉयल कैपिटल के साथ एग्रीमेंट होता है, वरना शायद तुम मेज टावर की विंग्स से डील कर सकती हो। तो रीना बोलती है, मेज टावर का कैपिटल, हाँ
और अपने मन में बोलती है कैपिटल तो यहाँ से बहुत दूर है। और फिर उसको बोलती है तो क्या मुझे मेज टावर जाना पड़ेगा? और अपनी वो पोटली उठाते हुए बोलती है मुझे मेज टावर तो जाना नहीं है, पर ये मिस्टर डिवावर के लिए है अगर, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वहां से निकलते हुए बोलती है ठीक है, गुड बाय। तो वो बोलता है हाँ ठीक है, अच्छे से जाना बच्ची। पर तभी उसके टेबल पे देखता है कि एक माना स्टोन होता है, और वो उसे उठा के बोलता है हे बच्ची, तुमने एक यहाँ पे छोड़ दिया। तो रीना बोलती है पीछे मुड़ के ये तुम्हारे लिए टिप है, थैंक्स फॉर द टिप ह्यूमन। तो वो दुकानदार बोलता है बड़ी अजीब बच्ची थी, क्या वो इंसान भी थी? और रीना के सामने था मेज टावर, जो कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा था। और वहाँ के गार्ड लोग बोलते हैं तो तुम आई हो यहाँ पे माना स्टोन सेल करने, तो ठीक है, हमारे गिल्ड मास्टर से मिलना तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा, आओ हमें आपको रास्ता दिखाते हैं। तो रीना बोलती है हाँ ठीक है, और उनमें से एक रीना को लेके जा रहा होता है, बोलता है आ जाओ मैं तुम्हें गाइड कर देता हूँ ऑफिस तक, तो प्लीज़ मेरे पीछे आना। और रीना ऊपर चढ़ रही होती है और अपने मन में बोलती है कि अच्छा तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बना है, और इन लोग का लीडर सबसे टॉप पर होता है। अच्छा तो ह्यूमन लोग की मेज टावर तो बहुत ही सिमिलर है उस डंजन से। और तभी वो गार्ड बोलता है हम पहुंच गए, इस तरफ आइए। और रीना के सामने होती है एक औरत और उसके पीछे उसके दो गार्ड्स, और वो औरत बोलती है शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, इतना लंबा सफ़र करके। मैं हूँ गौतमीज आमिर। हाँ नाम गलत लिया हो, पर मैं इसको गौतमी बोलने वाला हूँ भाई। तो गौतमी बोलती है मैं हूँ इस मेज टावर गिल्ड की लीडर, और अपना ऑरा निकालते हुए डेडली सा लुक देती है और पूछती है और तुम? और रीना अपने मन में बोलती है ये इंसान के पास अच्छा खासा अमाउंट में माना है, और अपने हुड से अपना फेस कवर करते हुए बोलती है इट्स रेन। तो गौतमी बोलती है मैंने सुना था एक कोई बच्चा आया है, तो मैं इग्नोर करने वाली थी, पर गार्ड लोग ने बोले कि तुम्हारे पास कुछ अच्छे खासे माना स्टोन्स है, और तुम्हें तो मेज टावर विंग के फेम के बारे में पता ही होगा, इसलिए मुझे भरोसा है तुम कुछ हाई रैंक माना स्टोन्स ही लाई होगी जो हमारे स्टैंडर्ड्स को मैच करता हो। और ये बात वो थोड़ी डेडली लुक के साथ देखते हुए बोलती है, पर अपनी रीना भी कहाँ कम है। वो सीधा पोटली उन लोग के मुंह पे मारते हुए बोलती है खुद से चेक कर लो। और जैसे जैसे उसमें से माना स्टोन्स गिरते होते हैं, वैसे वैसे ही गौतमी के मुंह पे हैरानी साफ झलक रही होती है, और बोलती है ये तो ए रैंक माना स्टोन्स है, और इनमें से तो कुछ बहुत ज्यादा ही टॉप क्लास के हैं, ए रैंक के हाईएस्ट ग्रेड के भी हैं इसमें से कुछ तो। और ये ऐसी चीजें तो बिल्कुल नहीं है कि किसी बच्चे के हाथ में हो ये सब। और वो रीना को देखते हुए अपने मन में बोलती है ये बच्ची कौन है ये? और रीना से पूछती है तुमने कहाँ से लाया ये सब? और अपने मन में बोलती है एक सेकेंड, इसके हेयर्स तो वाइट है, और जितना मुझे पता है एम्परर की 8 बिगेस्ट फैमिलीज में से एक ये सिल्वर हेयर को पोजेस करती है। तो क्या ऐसा हो सकता है उनमें से किसी की बेटी भाग गई और ये सब यहाँ लेके आई है? और अपना हाथ मुंह पे रखते हुए बोलती है हाँ, इसके अलावा और कोई मतलब ही नहीं बनता है कि एक इतनी यंग बच्ची इतने सारे ए रैंक माना स्टोन्स लेके आए। तो ये एक नोबल लेडी है। और रीना को चाय सर्व करवाते हुए बोलती है मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे थोड़ी रूड हो गई थी, मुझे पता नहीं था तुम्हारे प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे होंगे, और विंग में हम आपसे ये सारे स्टोन्स बाय करना चाहते हैं, तो क्या लगता है 50 आउंस ऑफ गोल्ड कॉइन पर स्टोन ये सही होगा? और हाँ, आउंस का सीन मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है, तो देखते हैं आगे क्या होगा। और फिर गौतमी बोलती है और हाँ, मैं आपको 80 आउंस दूंगी जो अच्छे कंडीशन में है माना स्टोन्स उनका। और रीना अपने मन में बोलती है 50 आउंस गोल्ड कॉइन्स, जितना मुझे याद है उस शॉपकीपर ने बोला था इसे खरीदने के लिए हम कॉमनर्स लोगों को 10 साल तक काम करना पड़ता है। और कैलकुलेशंस करते हुए बोलती है तो एक ऑर्डिनरी इंसान को 1 साल तक पैसे कमाने के बाद 10 आउंस मिलता है, इसका मतलब 10 साल में 100 आउंस मिलने चाहिए उन लोगों को। और गुस्से में गौतमी को बोलती है इंसान, अगर तुम मजाक करोगी तो मारी जाओगी। तो गौतमी बोलती है अरे अरे माफ करना माफ करना, और अपने मन में बोलती है बात तेरी बहन का।
ये तो जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा दिमाग वाली निकली। और गौतमी बोलती है, अगर मैं सच बोलूं तो हमारी जो गिल्ड है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि आपकी ये सारे माना स्टोन्स खरीद सके। अगर हमने अपने सारे के सारे पैसे मिला दिए तभी भी। तो रीना बहुत कोल्डली बोलती है, तो तुम जितना खरीद सकते हो उतना खरीदो। जिससे गौतमी चिढ़ जाती है, पर वो अपनी शक्ल पे दिखाती नहीं है और बोलती है, 2000 आउंस गोल्ड कॉइन्स, ये जितना है हम आपको सब दे रहे हैं। और ऊपर से हमारे पास कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी हैं जो इस वर्थ के हैं, तो आप माना स्टोन्स के बदले उन्हें एक्सचेंज करना चाहोगे? तो रीना बोलती है, अच्छा, तुम्हें सच में पता है ना कि ये आइटम वैल्यूएबल है और मैं इसे आसानी से बेच सकती हूँ। तो गौतमी मस्का लगाते हुए बोलती है, अरे अरे, आपको उस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरफ आइए, मैं आपको उस जगह तक लेके जाती हूँ जहाँ सब ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। और सीढ़ियों पे चलते हुए बोलती है, नॉर्मली हम ना लोगों को यहाँ आने की इजाज़त नहीं देते हैं, पर आप एक एक्सेप्शन हो मिस रेन। और तभी हम लोग वही गिल्ड को देखते हैं जिसमें एक लड़का बोलता है, गिल्ड मास्टर, आप आप वो जेम किसी को कैसे दे सकते हो? तो तभी वो गौतमी बोलती है कि उसमें क्या बात है? तभी वो लड़का बोलता है, आपको पता है ना वो ऑब्जेक्ट क्या करता है? अगर आपने उस लड़की को वैसे ही जाने दिया तो वो मर जाएगी। रीना ने जो उसे जेम्स दिए थे, गौतमी उसे देखते हुए बोलती है, तो क्या हो गया? वो तो एक फूलिश सी नोबल लेडी है जिसने वो आइटम लिया है। पर तभी वो लड़का बोलता है, पर फिर भी। पर तभी गौतमी एक इवल सी स्माइल लाते हुए बोलती है, अरे तुम उस चीज की चिंता मत करो, उस चीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब तक वो लड़की उस चीज को रियलाइज करेगी तब तक तो वो मारी जा चुकी होगी, और वो लड़की जिसे पसंद करती है वो भी। तो इसी वजह से कोई एविडेंस भी पीछे नहीं छूटेगा, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और हम रीना को देखते हैं जो बहुत ब्लश करते हुए जा रही होती है कहीं, और तभी हमें एक बहुत बड़ा कैसल दिखाया जाता है और बताया जाता है ये भी उन 7 इविल डंजन्स में से एक है। और उस डंजन के अंदर एक औरत कैंची और कंघी लेके किसी के बाल काट रही है, और वो कोई और नहीं, हमारी रीना के बाल काट रही है। और अपनी रीना बोलती है, अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मैं अचानक से यहाँ आ गई। मैं हमेशा तुम्हारे यहाँ पे आ जाती हूँ अपने बाल कटाने, तो इसलिए सॉरी। तो लाल बालों वाली औरत बोलती है, अरे कोई बात नहीं, ये तो आम सी बात है नेबरों की हेल्प करना। और प्यारी सी शक्ल बना के बोलती है, और तो और रीना, मुझे तुम्हारी क्यूट सी शक्ल देख के बहुत अच्छा लगता है। और हमें उसके बारे में बताया जाता है, वो है उन ग्रेट इविल डंजन्स में से एक की बॉस, और इसका नाम है एलिजाबेथ वेटोरी। भाई कुछ अजीब सा है, पर मैं एलिजाबेथ बोलूंगा। और एलिजाबेथ कंघी उठाते हुए बोलती है, ऐसे ऐसे टाइम पर मुझे तुमसे ना कभी कभी बहुत ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि तुम एक ह्यूमन क्लोज हो, मतलब उसकी रेस का नाम बोल रही है वो। और उसके फेस को छूते हुए बोलती है, अगर मैं सोचूं तो तुम्हारे इतना अच्छा चेहरा जो है वो कभी एज नहीं करेगा, और तो और तुम बहुत ही ज्यादा यंग दिखती हो। ऊपर से तुम्हारी स्किन जो है वो भी मुझसे बहुत ज्यादा पतली है। और वो रीना के ऊपर से कपड़ा हटाते हुए बोलती है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कितना ज्यादा ब्लड यूज करती हूँ हर दिन अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए? और उसके पीछे वो सारे बर्तन रहते हैं जिसमें ब्लड रहता है। और रीना उठते हुए बोलती है, मिस बाटोरी, मैं एलिजाबेथ बोलूंगा इसको। तो बोलती है, मिस एलिजाबेथ, तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? और ये सुन के एलिजाबेथ एकदम शॉक्ड होती है और बोलती है, हाँ? पर रीना को देखते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स, तुम सबसे ज्यादा यंग, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन हो जितने भी मैंने आज तक औरतों को देखा है, उसमें तुम सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो। और रीना को टच करते हुए बोलती है, मैं तुम्हें जुबान देती हूँ, मेरे मतलब असली वाली नहीं, बोलती है, मैं तुम्हें गारंटी वाली जुबान जुबान देती हूँ कि तुम्हें अभी कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ये सुन के रीना एकदम ब्लश कर रही होती है, बोलती है, सच्ची में? और फिर बोलती है कि एनीवे रीना, तुम तुम इतना अच्छा दिखना चाहती हो, पर किसके लिए इतना अच्छा दिखना चाहती हो? क्या तुम किसी को
कन्फेस करने के बारे में सोच रही हो? और रीना एकदम सीरियस होते हुए बोलती है, कन्फेशन? और वही जेमस्टोन निकालती है अपने हाथ में और उसे घूरने लगती है। और फिर से हमें एक बहुत बड़ा महल जैसा कुछ दिखाया जाता है और बताया जाता है ये है इम्पीरियल कैपिटल। और वो महल जैसी चीज होती है डंजन रेड यूनियन का हेडक्वार्टर्स। और तभी कोई बोलता है, तो हमें ये मान के चलना चाहिए वॉरियर वेरन की रेड फोर्स अब मिट चुकी है। और सब एकदम सीरियस होते हैं वहां पे। पर तभी एक बंदा हाथ पटकते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों ने अपने मुंह से ही तो बोला था वो लोग गेट कीपर को आसानी से हरा देंगे। तभी दूसरी साइड से एक और उठते हुए बोलता है, हाँ हाँ, ना तो हमें कोई कॉर्प्स मिले हैं, तो तुम कैसे इतना श्योर हो कि वो लोग अनाइलिएट हो चुके हैं? और तीसरा बोलता है, हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर वेरन एक मॉन्स्टर के हाथों मारे जाए। तभी हमारा सीन रीना पे जाता है, जो कि बोल रही होती है, हाँ वो बहुत ज्यादा लेजी है और कुछ ज्यादा ही बड़े। हाँ वो सुअरों जैसे खाते हैं। और बोलती है कि हाँ हाँ वो पूरा दिन सोते रहते हैं जितना चाहे। हाँ वो एकदम आलसी है। पर तभी एलिजाबेथ बोलती है, अब बस कर। और बोलती है, तुझे इतना सब पता है उसके बारे में, पर तब भी तू उस चोमू को लाइक करती है। और रीना ब्लश करते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और एलिजाबेथ जाते हुए बोलती है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गई, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, पर मुझे लगता है तुम उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। फिर भी। और पीछे मुड़ के आंख मारते हुए बोलती है, अगर उसने तुम्हें रिजेक्ट किया तो मेरे पास आ जाना। पर रीना उसका इशारा समझती तो नहीं है, फिर भी वो बोलती है, थैंक यू मिस एलिजाबेथ। और रीना को देखते हैं हम, जो एकदम एक्साइटेड होके उठती है और बोलते हैं, हाँ मैं जा रही हूँ कन्फेस करने। जिससे एलिजाबेथ एकदम शॉक हो जाती है, पता नहीं क्यों। और बोलती, हाँ हाँ, सच्ची में? मेरे को लगा तुम मजाक कर रही हो। सच्ची में? किसको? तो रीना बोलती है, अरे अभी तो बताया था, मिस्टर डिवावर को। इससे एलिजाबेथ का मुंह कुछ ज्यादा ही बन जाता है और एकदम घबराते हुए बोलती है एलिजाबेथ कि रीना, तुम इतने खतरनाक जोक को ऐसे बोल रही हो कि ये कुछ नहीं है। क्या ये इस वजह से है क्योंकि तुम ह्यूमोकोनोस हो? उसकी स्पीशीज के बारे में बोल रही हो? भाई मेरे को अच्छे से बोले नहीं आता उसकी स्पीशीज के बारे में। और रीना एकदम डिटरमाइंड होके बोलती है, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में जा रही हूँ मिस्टर डिवावर को कन्फेस करने। और एलिजाबेथ अपना सर पकड़ते हुए बोलती है, तुम उसमें तुम्हें उसमें पसंद क्या आया? वो वो चोमू नहीं है कि जिसके अंदर कुछ अच्छाई पॉइंट आउट करना भी बड़ा मुश्किल है। तो रीना एकदम खुश होते हुए बोलती है, नहीं नहीं, उनके अंदर तो बहुत सारी अच्छाई है, वो रिलायबल है। और इस चीज पे एलिजाबेथ अपना मुंह बनाती बोलती है, रिलायबल? और ताना मारती है, हाँ हाँ, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, सबसे ज्यादा रिलायबल है इस दुनिया में। बोलती है, अच्छा लेकिन रिलायबल होने का फायदा क्या जब वो इतना बड़ा लेजी इंसान है? और तब हम वापस आते हैं उन ह्यूमंस के हेडक्वार्टर वाली बातचीत पर, जो कि बोलते हैं, हम जब तक बात कर रहे होंगे ना, तब तक उन लोगों ने अपनी वोन्स को हील कर लिया होगा और अपने डंजन को वापस से रीऑर्गेनाइज कर लिया होगा। और उसके बाजू वाला बंदा बोलता है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कि हमें अपनी सारी की सारी फोर्स को एक जगह गैदर करना चाहिए और इस चीज को हमेशा के लिए एंड कर देना चाहिए, ये सब होने से पहले। और एक बंदा अपनी मुंडी नीचे करा होता है, फुल पसीना पसीना होते हुए, और अपने मन में बोलता है, हमने 36 मास्टरपीस में से एक पहले ही खो चुका है, और एक वॉरियर भी रॉयल फैमिली का। अगर अगर हम सेकंड रेड में फेल हुए तो मुझे पक्का पता है वो लोग हमें मार देंगे। और टेंशन में आते हुए बोलता है, अगर अगर हमने ये सब चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दिया तो रॉयल फैमिली हमें बहुत ज़्यादा टारगेट करने लगेगी और अपने सारे ब्लेड्स हमारी तरफ ही कर देगी। और ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, अगर क्या होगा अगर वॉरियर वेरन ने कुछ इंजरीज भी नहीं दी होगी उस एंशियंट मॉन्स्टर को, द प्राइमोर्डियल कोर के बॉस को? क्या हो अगर डंजन ने उतना सफर करा ही ना हो इस रेड फोर्स से, तो क्या होगा? और अपने ही मन में बोलता है, क्या होगा, क्या अगर हम
हजारों बार भी इसे चैलेंज कर देंगे। और चिल्लाते हुए बोलता है, इस प्राइमोडियल कोर को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल है। तभी कोई आते हुए बोलता है, अच्छा, कितने पैथेटिक हो तुम लोग। मैं ये सोचता हूँ कि तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो। मुझे तुम लोगों के बारे में तो नहीं पता, पर मुझे जरूर लगता है कि हम इस चीज को पॉसिबल कर सकते हैं। और सब के सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बुढ़ा बोलता है, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। रॉयल मैजिक एकेडमिक सोसाइटी यहाँ क्या करने आई है। तभी वो लोग बोलते हैं, अच्छा, तुम लोगों को पता नहीं है क्या, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर्स कौन देता है। और हमें उन लोगों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो लोग हैं रॉयल मैजिक एकेडमिक सोसाइटी वाले, द थर्ड आई। और वो बुढ़ा अपने मन में बोलता है, डैम इट, डैम इट, मुझे लगा नहीं था रॉयल फैमिलीज अपनी टांग इतनी जल्दी अड़ाना चालू कर देंगी ये सब मामले में। और पीछे से वो पर्पल बालों वाला बंदा बोलता है, तुम्हें पता है हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। हम लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब है तुम्हें उस चीज का प्राइस पे करना होगा जो काम तुमने किया है। और ये सुन के सारे लोग एकदम घबरा रहे होते हैं। और वो बंदा एकदम गुस्सा होते हुए बोलता है, तुम लोग कितने ही बड़े गधे हो सकते हो। तुम लोगों ने ना सिर्फ एक प्रीशियस वॉरियर को मरवा दिया, और तो और तुम लोगों ने एक मास्टरपीस जो एम्परर को बहुत ज़्यादा पसंद था, उस चीज़ को तुम लोगों ने एनिमीज के नेस्ट में रख के आ गए। और उनमें से एक के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, वेल वेल, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर अगर यहाँ पे सारे के सारे लोग मारे जाए तो एम्पायर की काउंटलेस रेड फोर्सेस को कौन संभालेगा। और उसके करीब आते हुए बोलता है, तो हमने मैजेस्टी से बात करके एक ऑफर सोचा है, एक ऑफर जो सल्यूशन हो सकता है तुम सारे के सारों को बचाने का। और वो ऑफर है कि हम लोग प्राइमोडियल कोर को फिर से रेड करेंगे। तभी वही बुढ़ा बोलता है, पर पर कैसे होगा, हम इसे कैसे सक्सेस कर पाएंगे अगर सर वेरन ने भी नहीं कर पाया इसे तो। और कोई बोलता है, नहीं नहीं, तुम लोग पूरी तरीके से गलत हो। द प्राइमोडियल कोर वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं और उतना भी बड़ा डंजन नहीं है। जिस दिन तुम लोग उस चीज के अंदर जाओगे, या तो तुम उन सबको मार दोगे या तो खुद मर जाओगे। और तो और 2 दिन हो चुके हैं, हमने उनकी कोई खबर नहीं सुनी। इसी वजह से इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वेरन मर चुका होगा। और हमें यही सोचकर चलना चाहिए कि वो मर चुका है। तो बुढ़ा अपने सामने खड़े हुए इंसान को बोलता है, अच्छा, तो वैसी बात है, तो उस 14th मास्टरपीस का क्या होगा। जैसा कि हम लोगों को अभी तक पता है कि मैजिक के सारे कनेक्शंस कट ऑफ हो जाते हैं जैसे ही हम हार्ट ऑफ द प्राइमोडियल कोर में एंटर करते हैं। तो बिना उस एरिया के अंदर जाए ये तो इम्पॉसिबल है 14th मास्टरपीस तालाबेना को वापस लाना। और बुड्ढा बोलता है, अच्छा, तो ऐसा है। और वहाँ जितने भी लोग बैठे होते हैं उसमें से एक बंदा बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वहाँ वापस जाना होगा। और दूसरा बंदा बोलता है, नहीं, हम नहीं कर सकते। वो ऐसा डंजन है जिसे सर वेरन की फोर्स भी रेड करने में फेल हो गई। अगर हमें और होने वाले सेक्रीफाइसेस को रोकना है तो हमें इस चीज़ पे गिव अप कर देना चाहिए। और तभी कोई और बोलता है, नहीं, हम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते। अगर सर वेरन उस बॉस मॉन्स्टर से लड़े हैं तो वो बॉस मॉन्स्टर ज़रूर से कुछ ना कुछ डैमेज तो लिया होगा। और उसके बाजू वाला बोलता है, हाँ हाँ, हम सर वेरन की बात कर रहे हैं, भूलो मत। और तभी हमें कोई बोलता है, निफ्रिम है हमारे पास, इसीलिए हमारा हारने का तो कोई चांस नहीं है। तो हम इस रेड में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और हम किसी को देखते हैं जो जमवाई ले रहा होता है और बहुत ज़्यादा छींक रहा होता है।
और वो कोई और नहीं हमारा डिपावर होता है। और वो बोलता है मुझे कुछ ओमिनियस सेंस हो रहा है, मतलब कुछ ज़्यादा खतरा लगता है, एक बड़ा डिजास्टर आने वाला है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। और तभी वो छींक देता है और बोलता है क्या, मेरे को सर्दी हो गई है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वो थर्ड आई केव पर्पल बाल वाले मेंबर के पास, जो बोलता है निफ्रिम, हम भेजेंगे निफ्रिम को। और सब बातें बनाने लगते हैं, क्या क्या निफ्रिम को, क्या उसने निफ्रिम बोला। और वही बुड्ढा बोलता है एक सेकंड, निफ्रिम निफ्रिम को भेजोगे, तुम उसी प्रोडक्ट की बात कर रहे हो ना जिसमें बहुत सारे ही इश्यूज है। और वही पर्पल बाल वाला बोलता है निफ्रिम, निफ्रिम एक फेलियर तो है ही नहीं, वो है एक अनडिनाएबल सक्सेस। और जमीन पे हाथ पटकते हुए बोलता है ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सर वेरन अपनी रेड फोर्स के साथ क्यों प्राइमोडियल कोर से जिंदा वापस नहीं आ पाए। क्या वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लोग वीक थे, या वो लोग बहुत ज़्यादा आलसी थे। और वो वहाँ बैठे हुए बोलता है नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, तो फिर क्या। और बोलता है सर वेरन और उनकी रेड फोर्स के पास क्लियरली एक फैक्टर मिसिंग था, सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर, जो सर वेरन के पास भी नहीं था। तभी डिवावर जमीन पे लेटे लेटे बोलता है अरे यार मुझे ये नहीं करना, पर इस सिचुएशन में मुझे पता भी तो नहीं है ह्यूमन लोग कब वापस आएंगे। और तो और अगर मैं पेट्रोल से भागा तो ये पेड्रिक का बच्चा मुझे फिर से डांटेगा, वो साला डरावना हड्डी का ढांचा डरावना तो है। और उठते हुए बोलता है अरे यार आराम बस हुआ, जाना पड़ेगा मुझे यार, दिमाग खराब हो रहा है। और सोचते हुए बोलता है इस बार जहाँ से ह्यूमंस आए थे मुझे वहीं जाना चाहिए। और वो जाता है 16 ब्लैक टेंटिकल के पास और उसे देखता है जो बहुत घायल होता है। और बोलता है अरे यार मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर ऐसा कुछ है भी नहीं जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ वेट करने के अलावा। और वो कहीं और जाते हुए बोलता है नेक्स्ट कौन था, हाँ मैनेजर ऑफ द फिफ्थ रूम, एंट्रोपोपागो, भाई क्या नाम है इसका। और वो एकदम जंगल जैसी जगह पे आता है जहाँ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ होती है। और बोलता है मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग एंट्रोपोपागो, हाँ जब तक इसकी मेन बॉडी एकदम सही सलामत है और इसको न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं तो ये तो अपने आप ही हील हो जाएगा ना। और वो उसकी बॉडी मेन वाली देखता है और बोलता है थैंकफुली इसकी मेन बॉडी अभी भी जिंदा है, तो इस ये खुद से रिकवर हो जाएगा, मेरे को इंटरवीन करने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी। और डिवावर तभी वहां से जाते हुए सोचता है, तो और तभी वहां से जंप मारता है और एकदम स्मूथली एक पत्ते के साथ लैंड करता है और बोलता है प्रॉब्लम ये है। और तभी उसके सामने दिखाया जाता है केव और डिवावर बोलता है प्रॉब्लम ये है कि पहले रूम से लेकर चौथे रूम तक सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे पेड्रिक के साथ डिस्कस करनी ही पड़ेगी। और अपने मन में बोलता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो हड्डियों का ढांचा मुझे फिर से चिल्लाने वाला है और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करती है। और जमवाई लेते हुए बोलता है आह ठीक है चलो इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। और एकदम डिप्रेस्ड सा मुंह बनाते हुए बोलता है तो मुझे क्या रेस्ट करना चाहिए। और बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि मैंने सिर्फ वो दोनों रूम चेक करा हूँ, एक तो फिफ्थ का रूम और ये फिफ्थ रूम, पर और हंसते हुए खुद की बड़ाई मारने लगता है और बोलता है लेकिन मैंने बहुत अच्छा काम करा हूँ। तो पेड्रिक तो वैसे भी समझ ही जाएगा और एकदम ऐसी मुंह बनाते हुए पीछे मुड़ता है जैसे कि उसका बोर्ड का एग्जाम आज ही खत्म हुआ है। और वो पीछे मुड़ के जाने लगता है पर तभी पीछे केव में से एक हमला उसे लगने ही वाला होता है। और डिवावर तो अपना मस्त में रहता है कि बोलता है कि अरे इसी के साथ ये पेट्रोल होता है फिर। पर वो इतना ही बोलता है उसके बाजू में अटैक आ जाता है और वो बिना देखे उसे डॉच कर लेता है। और वो अटैक इतना तेज था कि वो जाके सामने वाली दीवार में घुस जाता है। पर तभी डिवावर एकदम गुस्से में पीछे देखता है
और वो अपना ऑरा भी रिलीज कर रहा होता है, पर तभी कोई बोलता है, तुम बेकार ह्यूमंस। और हम किसी को आते हुए देखते हैं उस केव में से, और को फिर से बोलता है, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम लोग इस जगह पे एक पैर नहीं रख सकते। और हम डिवावर को देखते हैं और उसके सामने एक परछाई में कोई तो होता है जिसके हाथ में बहुत सारे डैगर्स होते हैं, और वही शैडो वाला इंसान बोलता है, यहाँ से भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं। और डिवावर वहीं देखते हुए एकदम ऑरा फार्म कर रहा है, और तभी वही इंसान बोलता है, अरे आप तो, ये तो मिस्टर मिस्टर डिवावर थे। तो सॉरी बोलने लगती है, और हमें पता चलता है वो थी रीना। और अपने अटैक करने का रीजन बताते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि यहाँ पे कुछ बेकार से कचरे ह्यूमंस आ गए हैं, मैंने इसीलिए अटैक कर दी थी। तो डिवावर उसको बोलता है, अच्छा तो वो तुम थी। तो रीना एकदम प्यारी सी शक्ल बनाते हुए बोलती है, अरे मेरे को माफ कर देना मिस्टर डिवावर। तो डिवावर बोलता है, अरे अरे कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी उससे बच ही गया ना। और उस चीज को साइड रखो, रीना तुम। और ब्लश कर रहा होता है और फिर भी बोलता है कि तुम आज ड्रेस्ड अप हो क्या आई हो, क्यों? डिवावर की इस बात पे रीना एकदम ज्यादा ही खुश होते हुए बोलती है, आपने नोटिस करा मिस्टर डिवावर, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। पर दूसरी तरफ डिवावर की तो हालत ही खराब हो चुकी है, और वो बोलता है, आज कुछ 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 आज कुछ स्पेशल है क्या? और अपने मन में बोलता है, मैं अगर सोचूं तो ये अपना मेड आउटफिट ही पहने रहती है, तो क्या ये ये पैट्रिक से पहले इस जगह को छोड़ने की सोच रही है? पर दूसरी तरफ तो रीना एकदम ज्यादा ही शर्माते हुए बोलती है, हाँ आज कुछ स्पेशल है, आपने सही समझे। तो डिवावर की तो पसीने छूट जाते हैं, पर तभी रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर, क्या आप रीना को कुछ टाइम दे सकते हैं? और डिवावर का पसीने के साथ मूड भी निकल जाता है, और अपने मन में सोचने लगता है, कुछ भी रहे, बस बस रेसिग्नेशन लेटर नहीं चाहिए भाई। और रीना उसे कहीं लेके जाते हुए बोलती है, वेलकम मिस्टर डिवावर, ये है रीना की सीक्रेट प्लेस। और बोलती है, प्लीज यहाँ बैठिए, मैं जब तक आपके लिए चाय लेके आती हूँ। पर डिवावर की हालत कब से खराब हुई पड़ी है, और अपने मन में खाली एक ही चीज बोल रहा है, प्लीज रेजिग्नेशन लेटर नहीं, प्लीज रेजिग्नेशन लेटर नहीं नहीं नहीं। और रीना उसके कप में चाय डालते हुए बोलती है, ऐसे देखा जाए तो ये जगह सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता है, पर अब मिस्टर डिवावर को भी पता है इस जगह के बारे में। और डिवावर बोलता है, अरे हाँ। और रीना एकदम शर्माते हुए बोलती है, और तो और। पर डिवावर की एकदम फटी पड़ी रहती है, और वो कॉफी को एकदम कांपते हुए पकड़ता है, और अपने मन में बोलता है, और तो और क्या, क्या क्या रेजिग्नेशन लेटर नहीं 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 नहीं, रेजिग्नेशन लेटर नहीं यार। और रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर, आपको पता है 80 साल हो चुके हैं जब से आपने रीना को अपने डंजन में लिया है। और ये सुन के डिबावर एकदम हिल रहा होता है, बोलता है, हाँ। और तभी रीना बोलती है, आपको याद है? और डिबावर बोलता है, ओह हाँ, मुझे ऑफ कोर्स याद है। और बताता है, 80 साल पहले जब डंजन क्लियरिंग करना बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका था, और ऊपर से हजारों डंजन्स गिर चुके थे, ऊपर से प्राइमोडियल कोर में आने वाले इंसानों का नंबर भी 1000 को सरपास कर चुका था। और उस ही टाइम पर रीना तुम्हारा स्टेटस और तुम्हारा निकनेम बनना चालू हुआ था। हाँ, तुमने बहुत ज्यादा सफर करा था। और कंसर्न दिखाते हुए बोलता है, तो क्या तुम्हारी राइट आई बेटर फील कर रही है अब? और अपने मन में बोलता है, थैंक गॉड, रेजिग्नेशन लेटर नहीं था ये। रीना बोलती है, ओ रीना की आंख, आपको अभी भी पता है? रीना इससे बहुत हैप्पी हुई। और डिवावर रीना को बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता था, मेरे दिमाग में ये चीज हमेशा से थी। और रीना बोलती है, मैं बहुत शुक्रगुजार थी कि मैं आपको बचा सकी। और मैं, पर तभी डिवावर अपने मन में सोचता है, हाँ एक सेकंड, इसने इसने इसका क्या मतलब था, मैं तुमको बचा सकी से? और डेवावर का हाल फिर से बेहाल हो जाता है, और अपने मन में बोलता है, ये सारे वर्ड्स तो जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब बोले जाते हैं ना? और रीना बोलती है, मिस्टर डिवावर। पर डिवावर की शक्ल पे तो हमें कुछ और ही दिखता है, और अपने मन में एक ही चीज बोल रहा रहता है, रेजिग्नेशन लेटर नहीं, प्लीज प्लीज नहीं 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 नहीं। पर तभी रीना बोलती है, आई लाइक यू। तो डिवावर की शक्ल बन जाती है,
बोलता है हाँ। और रीना कंटिन्यू करते हुए बोलती है, मिस्टर डिवावर, मैं आपको पसंद करती हूँ पिछले 80 सालों से। और रीना अपने मन में बोलती है, रीना ने इस चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार करा था। पर डिवावर तो एकदम पैनिक मोड में जाते हुए बोलता है, रीना देखो देखो पहले तो। और अपनी पर्सनैलिटी स्विच करते हुए एकदम जेंटलमैन बनते हुए बोलता है, रीना, मुझसे कन्फेस करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमारी जो जिंदगी है वो हमेशा हमेशा खत्म होने की कगार पर ही होती है। हमें कभी नहीं पता चलता है कि हम कब हंट हो जाएंगे या मारे जाएंगे। और रीना अपना कपड़ा पकड़ते हुए बोलती है, जैसा जैसा मुझे लगा था ये चीज ऐसी ही होने वाली थी। मुझे पता था मैं एक बर्डनसम रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ, बट मैं अब इस चीज को अपने अंदर और दबा कर नहीं रख सकती। और तो और ये थॉट कि मिस्टर डिवावर रीना को रिजेक्ट कर रहे हैं और वहां से जा रहे हैं, ये चीज ये चीज बहुत ज्यादा ही स्कैरी है। और वही वाला ऑर्नामेंट निकालते हुए बोलती है, रीना हमेशा से मिस्टर डिवावर को प्यार करती थी। और बोलती है, अब मुझे परवाह नहीं इसके बाद क्या होगा। और अचानक से मिस्टर डिवावर के बाजू में आती है और डिवावर घबराते हुए बोलता है, रीना काम डाउन रीना। और रीना एकदम क्यूट सी मुंह बनाते हुए बोलती है, मिस्टर डिवावर, इसके साथ मेरी सारी विशें फुलफिल हो जाएगी। और वो वही दिल वाला ऑर्नामेंट उसके सामने रखती है। और डिवावर ये चीज देख के बोलता है, तुम ये ये मैजिक। और अपना ऑरा छोड़ते हुए बोलता है, रीना, तुमने जस्ट अभी मेरे साथ क्या किया। जो देख के रीना एकदम घबरा रही होती है। और डिब्बावर बोलता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। तो रीना एकदम घबराते हुए उस ऑर्नामेंट को नीचे गिरा देती है, जिससे वो टूट जाता है। और रीना भी एकदम चौंकते हुए बोलती है कि क्या हो रहा है। और उस ऑर्नामेंट को देखते हैं उसके अंदर से भी एक डीमन बाहर निकल रहा था। अब ये सब हुए हुए कुछ समय हो जाते हैं और पेड्रिक आके बोलता है, वाह बॉस, आप तो सबसे बेस्ट हो। आपने ना सिर्फ ह्यूमंस को यहाँ से भगाया, और उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलता है, अरे आप सुन रहे हो, आप जाके तो हो ना। अरे नहीं यहाँ नहीं, हो कहाँ आप। और फिर बोलता है, आपने इवन रीने को भी भगा दिया। और एकदम गुस्से में होते हुए बोलता है, मैं तो इतना हैरान हो चुका हूँ कि मैं अपना मुंह ही बंद नहीं कर पा रहा हूँ। आपने एक दुश्मन में और एक दोस्त में क्या डिफरेंस है उसका भी नहीं पता। और टिवावर एकदम लाइफलेस होते हुए बोलता है, अरे तो पैट्रिक बोलता है, क्या। तो वो बोलता है, अरे अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। तो डिवावर बोलता है, अरे पैट्रिक, वो इसको मैं अब कैसे ठीक करूं। तो पैट्रिक बोलता है कि हाँ हाँ, सारा कांड तो खुद करके बैठे, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो। तो बोलता है, पर पैट्रिक बोलता है, "आ, फिर भी।" और उसके हाथ में वही जेमस्टोन का टुकड़ा होता है जिसको क्रश करते हुए बोलता है, ये पूरी की पूरी तुम्हारी फॉल्ट तो नहीं है। पर अगले ही पल एकदम गुस्से में आते हुए बोलता है, पर तुमने मेरे साथ जो करा था, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही गलती थी। और बोलता है, हाँ हाँ बोलो, अब अपनी आंखें क्यों चुरा रहे हो मुझसे। और उसको देखता है अपनी आंखें चुराते हुए। और डिवावर बहाने बनाते हुए बोलता है, तो तुम्हारे साथ मैं मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो पैट्रिक बोलता है, अच्छा सही में, तो ठीक है, मैं आपको याद दिलाने में मदद करूं। और उस टाइम क्या हुआ था वो बताया जाता है। जब रीने को वो एकदम गुस्से में देख रहा होता है उस टाइम पर, तभी पीछे से पैड्रिक आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, बॉस शांत हो जाओ। और वो बॉस को देखता है अपने, मतलब टिवावर को, जो एकदम टेडली लुक दे रहा होता है, जिससे पैड्रिक की भी फट जाती है। और रीने एकदम लाइफलेस हुई होती है और बोलती है, रीने काम से गई। और पैड्रिक उसको चिल्लाते हुए बोलता है, मिस रीने, चलो यहाँ से हम लोगों को निकलना ही होगा। और वो रीने के पास पहुंचते हुए बोलता है, डैम इट, ये इस हालत में नहीं है कि इसे कोच भी सुनाई दे।
और ये बस रास्ते में ही आएगी इस वक्त। और वो अपनी ब्लेड निकालते हुए रीने को एक स्लैश मार देता है, जिससे रीने बहुत दूर जाके गिरती है और हालत खराब हो जाती है उसकी। और पैड्रिक ऑरा फार्मिंग वाला पोज देते हुए बोलता है अपने मन में, मिस रीने, आई एम सो सॉरी, पर मेरे पास एक यही तरीका था जो मेरी इस खोपड़ी ने सोच पाई आपको दूर रखने का इस चीज से। और उसके सामने रहता है डिवावर, और वो अपने मन में फिर बोलता है, पर ये है क्या? और डिवावर उसको घूरते हुए बोलता है, तू क्या तू भी मुझे मारने आया था? और पैड्रिक ये सब बातें डिवावर को बता रहा होता है, जिससे डिवावर का कुछ खतरनाक सा मुंह बन जाता है। और पैड्रिक बोलता है, तो आपको अभी भी कुछ याद नहीं आया? तो डिवावर मुंह बनाते हुए बोलता है, अच्छा हाँ हाँ ठीक है, सॉरी। और पैड्रिक उसको सहलाते हुए बोलता है, हाँ ये अच्छी बात है, आपने अपनी गलती को इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। और फिर से बोलता है, पर कि आपने वो क्यों करा था? और हमें वही जेमस्टोन के टुकड़े दिखाए जाते हैं और बोला जाता है क्योंकि ये होने वाला था, और उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं था। और पैड्रिक फिर से बोलता है कि तो अब मुझे मिस रीना को ढूंढने जाना चाहिए शायद। डिवर बोलता है, हाँ मेरे को लगा था हम अब उसे नहीं ढूंढेंगे। और पैड्रिक बोलता है, अबे ओ कितनी बुरी बात है, तुमको पता भी है कि अब मिस रीने अपने डंजन के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और हमें अब मिस रीने के डंजन के अंदर सारे कामों के बारे में बताया जाता है। और पैट्रिक बोलता है डिवावर को कि आपके खाने के सोर्स से लेके, आपकी डाइट से लेके, और बाकी सारे मॉन्स्टर्स की डाइट से लेके, सारा साफ सफाई, सारा रिपेयरिंग डंजन का, और तो और मॉन्स्टर्स को हील करना, और तो और ट्रैप्स को सेट करना, ये सारी की सारी चीजें वो अकेले ही करती थी। और तो और ऊपर से वो सारे ट्रेजर के डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके और बाकी सारे लीडर्स को लेके सारी की सारी चीजें खुद ही संभालती थी। अगर एक शब्द में बोला जाए तो मिस री ने प्रैक्टिकली इस डंजन को अकेले संभाल रही थी। और उसकी एब्सेंस तुम्हारी एब्सेंस से बहुत ज्यादा मायने रखती है मिस्टर डिवावर। और डिवावर बोलता है, हाँ हाँ पता है मेरे को। और पागल होते हुए बोलता है, तो जाओ ना उसको ढूंढो बिफोर इट्स टू लेट, क्योंकि अब मुझे वो किसी भी हाल में चाहिए। अगर इसका मतलब उसके सामने झुकना, उससे माफी मांगना, या उसके सामने अपनी नाक रगड़ना, या या उसको किस करना हो, पर मुझे रीने किसी भी हालत में वापस चाहिए। और पेड्रिक ये सारी चीजें सुन के बोलता है, हाँ अच्छा चलो ठीक है, अगर आप उसको ढूंढने जा ही रहे हो तो अपने साथ ये भी लेके जाओ। और उसके हाथ में कुछ होता है जिसको डिवारो देख के बोलता है, हाँ। और उसके हाथ में था एक ब्रेसलेट, और उसके बारे में बताया जाता है ये ब्रेसलेट है डिम्यूरा। ये ब्रेसलेट हेल्प करता है माना को स्टेबलाइज करने में। और पेड्रिक उसकी बेइज्जती करते हुए बोलता है, आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत तो है नहीं, बस इतना ध्यान में रखना कि ये चीज बहुत ज्यादा महंगी है। और डेवाउर उसको देखते हुए बोलता है, ये। और पेड्रिक उसको वार्न करते हुए बोलता है, आपकी बॉडी सफर करेगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना बैकफ्लो से, तो इसकी इफेक्टिवनेस कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। और उसको अश्योर करते हुए बोलता है, अरे कोई बात नहीं, अगर ये अपने एकदम लोवेस्ट पे भी काम करेगी ना, तो ये इतना तो रोक देगी कि आप अगर छीकोगे तो अपनी ह्यूमन फॉर्म को तबाह ना करो। और डिवावर उसको एकदम सीरियसली देखते हुए बोलता है, वाह, तुम तो बहुत पहले से प्रिपेयर्ड करके आए हो ऐसा लग रहा है, और ये चीज मुझे बहुत परेशान कर रही है। और वो ब्रेसलेट की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, तुमने ये कहाँ से लाया? और पैट्रिक भी अपना हड्डियों वाला मुंह बना के बोलता है, मैंने इसे अपने रास्ते में आते हुए उठाया था। और फिर से बोलता है अपना मुंह बनाते हुए, मैं एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज बॉस इसका मिसयूज मत करना प्लीज। और डिवावर उस ब्रेसलेट को घूरते हुए देखता है और बोलता है, मैं पता तो लगा दूंगा इसको यूज कैसे करना है तो। और तभी पैट्रिक बोलता है, प्लीज प्लीज
और हमें पैट्रिक की शक्ल भी दिखाई जाती है जो साफ साफ पता चल रहा है बहुत ज़्यादा ही अनॉयड है। और अपना डिवावर तो एकदम चिल होते हुए बोलता है, हाँ ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, और हाँ मैं ये जगह पर रहूंगा तो नहीं, तो मेरे बजाय तुम इस जगह के इंचार्ज रहोगे और मैं ये जगह तुम्हारे ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। और तभी पैट्रिक बोलता है एकदम सीरियस होते हुए, बोलता है, आपको 5 दिनों के अंदर आना ही होगा, क्योंकि ह्यूमन लोग कभी भी वापस आ सकते हैं। और डिओवर कहीं जाते जाते बिना पलटे हुए बोलता है, तो मुझे पहले आना होगा इन बेकार से कचरे रेड फोर्स वालों के आने से पहले, बस ना। तो पैट्रिक बोलता है, हाँ हाँ बॉस बस। और हमें डिवावर का थ्रोन दिखाया जाता है और पैट्रिक अपने मन में बोलता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता अगर आपके एब्सेंस में ये सारे ह्यूमन लोग अंदर आ गए, और क्या होगा अगर वो इस बॉस रूम तक पहुंच गए, ये चीज़ कोई नहीं जानता। और पैट्रिक डिवावर को बोलता है, सो 5 दिन यही सबसे सेफेस्ट थिंग है, प्लीज इस चीज को अपने दिमाग में रखना। और डिवावर बिना पिलटे हुए बोलता है, ठीक है। और डिवावर जाते हुए बोलता है, मैं रीना को सिर्फ 5 दिन में वापस लेके आऊंगा। और वो जाते जाते अपने पूरे कपड़े चेंज कर लेता है। और पैड्रिक चिल्ला के बोलता है, अगर आप ह्यूमंस के विलेज में से जाओगे, ह्यूमन लोग का ज्यादा अटेंशन मत खींचना प्लीज बॉस प्लीज, क्योंकि अगर ह्यूमन लोग को पता चल गया इस डंजन का मॉन्स्टर ह्यूमन विलेज में है, तो इस चीज का परिणाम बहुत बुरा होगा। और दीवार चलते चलते बोलता है, हाँ हाँ पता है पता है। जाते जाते पीछे मुड़ता है और एकदम डेविलिश स्माइल देते हुए बोलता है, अगर ऐसा हुआ भी तो मैं वहां सब डिस्ट्रॉय कर दूंगा और वापस आ जाऊंगा। जिससे पैड्रिक एकदम चिढ़ जाता है, बोलता है, अरे अरे नहीं 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 प्लीज यार प्लीज। डिवावर के जाने के बाद पैड्रिक अकेले वहां होता है और अपने मन में बोलता है, हाँ ये चीज़ें जितनी सोचा था उससे बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। और उसके पास एक पैम्पलेट होता है, उसको निकालते हुए बोलता है, रीने अकेले कहीं गई और वो 34th मास्टरपीस में से एक जो मास्टर ने उसे दिया था, उस चीज को उसने ह्यूमंस के साथ ट्रेड कर लिया एक माना स्टोन के बदले, जिसके अंदर एक डीमन छुपा हुआ था। और उस चीज की वजह से बॉस का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब हो गया और उन्होंने रीने को जान से ही मार दिया ऑलमोस्ट। और अपने मन में बोलता है, तो एक प्रिडिक्शन करता हूँ, अगर बॉस को ये सब चीज़ों के बारे में पता भी चला और बताया जाता है वो क्या करेगा इस चीज़ के बाद, और दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे ह्यूमंस को खा जाएगा। और पैड्रिक वो चीज़ को सोचने के बाद एकदम ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है और बोलता है, एक अपोकलिप्स आ जाएगा और ये टाइम ह्यूमंस के एक्सटिंक्ट होने का तो बिल्कुल भी नहीं है। और उसके हाथ में वही पैम्पलेट होता है जिसको देख के बोलता है, एक सेकंड, हाँ हाँ हाँ। और एकदम ज्यादा ही पैनिक हो जाता है और उस पैम्पलेट के ऊपर लिखा होता है कि डंजन रेड फोर्स 3 दिनों के अंदर कोर पर अटैक करने वाली है। और उसे याद आता है कि उसने तो डिवावर को बोला था, आपको 5 दिनों के अंदर आना ही होगा, इस चीज को दिमाग में रखना। और बहुत ज्यादा ही पैनिक हो जाता है, वो बोलता है, सिर्फ 3 दिन, 3 दिन, डैम इट। और कोई बोलता है, मैं पागल हो जाऊंगा। और हम देखते हैं वो कोई और नहीं डिवावर होता है, जो जमीन में लेटा हुआ है, पता नहीं क्यों। और वही जमीन में लेटे लेटे ही बोलता है, ये दूसरी बार हो गया है कि मैं किसी एक फालतू सी खराब सी जगह पर टेलीपोर्ट हो चुका हूँ। और वहीं लेटे लेटे उसको पैड्रिक की एक बात याद आती है, जो बोल रहा था कि आपके बॉडी में जो माना है वो बहुत ही ज्यादा पागलों की तरह मूव करेगा, तो इसीलिए मेरी बात ध्यान में रखना और मैजिक को यूज मत करना बॉस। और पैट्रिक वहीं लेटे लेटे बोलता है, और अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, तो क्या ये मैजिक की वजह से हुआ है? और उसके हाथ में हम देखते हैं ब्लैक फ्लेम्स टाइप कुछ होती है। और डिवावर वहीं लेटे लेटे बोलता है, तो उस जगह के कोऑर्डिनेट्स जहां रीना ने वो सारे के सारे माना स्टोन्स सेल करे थे, उस जगह के कोऑर्डिनेट्स। और वहां से उठते हुए बोलता है, हाँ हास्टेन विलेज, मैं उसको टीन विलेज बोलने वाला हूँ भाई। और वो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और हम सुनते हैं किसी को बोलते हुए, एक कचरा ह्यूमन तुम्हारे तरह वो यहाँ तक आ गया, हाँ चलो एक
काम करते हैं। मैं तुम सारों को एक फेवर करती हूँ। मैं तुम सारे के सारों को एक ऑनरेबल डेथ दूंगी। हाँ दूंगी, क्योंकि ये एक लड़की है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो थ्रोन पे बैठी है, पर जो सामने खड़ा होता है वो बोलता है क्या मजाक कर रही हो, एक कचरा, एक लो रैंक की डीमन तुम्हारी तरह ऑरा फार्म करने की कोशिश कर रही हो। मतलब ऑरा फार्म नहीं बोला है, कुछ और बोला है, पर मैं ऑरा फार्म बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्जी। अपनी तलवार निकालते हुए हंसता है और अपनी बढ़ाई मारने लगता है, भाई पता नहीं क्यों। और हंसते हंसते बोलता है, मैं पार्ट हूँ एक इलाइट रेड फोर्स का, जो कि एम्पायर में 32 रैंक करती है। और अपनी स्वॉर्ड उस डीमन के सामने रखता है और उसके चेले लोग भी आ जाते हैं और फिर से अपनी बढ़ाई मारने हुए बोलता है, हम हैं एक इलाइट स्क्वाड जिसका नाम है डेब्रेक्स येलो टाइगर मर्सिनरी स्क्वाड। भाई क्या नाम है, मैं वैसे भी याद नहीं रखने वाला, 2 मिनट में काम 25 होने वाले लोग का। और फिर से और फार्म करने की कोशिश करते हुए बोलता है कि हम लोग तुझे उस थ्रोन से घसीटते हुए नीचे लेके आएंगे क्योंकि तू उसकी हकदार नहीं है। और फिर से यैपिंग करते हुए बोलता है, और हम अपना नाम बनाएंगे इस कॉन्टिनेंट के अंदर ताकि तुम लोग मुझे याद रख सको। और वो डीमन एक शब्द में उसका मुंह बंद कर देती है, बोलती है हाउ फूलिश, और कुर्सी से उठते हुए अपनी बढ़ाइयाँ मारने लगती है, बोलती है, मैं हूँ 17th सक्सेसर ऑफ अ डीमन किंग आसमोडियस। और ये अपना ऑरा फार्म करने की कोशिश में अपना पूरा ऑरा फैलाती है और अपना नाम बताती है जो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है, तो मैं इसको लिम्फ बोलूँगा खाली। आगे बढ़ते हैं और फिर एक कोल्ड लाइन मारने के चक्कर में बोलती है कि इस चीज को एक ऑनर की तरह लो, जो कि तुम मेरा नाम जान सके और यहाँ मुझसे मिलने आए। और वो बंदा स्मर्ग करते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं याद रखूंगा। पर तभी एक इंस्टेंट में लिम्फ पर चार्ज करते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं याद रखूंगा कि तुम अपने वर्ड्स पर घमंड ना कर सको अब से, डीमन क्वीन। पर लिम तो एकदम स्मर्ग से देखती है उसको और अपना स्टाफ घुमाती है खाली, और उस चीज के इम्पैक्ट से उन लोग सारे के सारे पीछे हो जाते हैं। और उन लोग का कैप्टन बोलता है, अच्छा तो रेगुलर बोल्ट्स तुम्हारे ऊपर खरोच तक नहीं ला पाएंगे, समझ गया। पर तभी उसके पीछे से उसके सारे मेज लोग बोलते हैं, अटैक प्रिपेयर करते हुए बोलते हैं कि कैप्टन इस चीज को हमारे ऊपर छोड़ दो। और लिम्फ भी बोलती है, कचरे ह्यूमंस, तुम लोगों को तुम्हारी लिमिट का पता ही नहीं है। और अपना और ज्यादा ऑरा फैलाते हुए बोलती है, तुम सारे के सारे, तुम लोग जल कर यहीं खाक हो जाओगे और गायब हो जाओगे। ये बोलकर लिम्फ उस अटैक को इन लोग पर छोड़ देती है और लकीली वो अटैक इन लोगों को लग भी जाता है, जिससे इन लोग की फटकी 24 हो जाती है। उस अटैक के इम्पैक्ट और नॉकबैक से लोग संभल ही रहे होते हैं, पर तभी आइस शार्ड अटैक भी आ जाता है, जिसको देख के इसकी फटके 64 हो जाती है और बोलता है, आइस शार्ड्स, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो उस आइस शार्ड अटैक को देखते हुए बोलता है, नहीं नो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसने पहले से ही एक और मैजिक स्पेल तैयार करके रखा था। और वो खुद को थोड़ा काम करता है और जो पहले अटैक के इम्पैक्ट से सारी चीजें उड़ी थी उसमें से एक स्लैब उठाते हुए बोलता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये चीजें करने दूंगा। और वो स्लैब पूरी ताकत से फेंक देता है और बोलता है, ये लो। और उसके पीछे से वो भी आ जाता है। पर तभी लिम्फ वो आइस अटैक्स छोड़ देती है उसके ऊपर और बोलती है, क्या क्या पागल इंसान हो, अपनी मौत की तरफ आ रहे हो, आ जाओ। पर तभी उसके सामने डिफेंस शील्ड आ जाती है और वो बोलती है, क्या डिफेंस शील्ड, ये इसने कब किया?" और अपने मन में बोलती है, मैं मुझे पक्का पता है, मैं मेजर लोग को तो पहले ही निपटा चुकी थी ना।" और तभी बाजू में देखती है वो सारे मेज एकदम घायल हालत में उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बोलते हैं कि कैप्टन आपको लड़ना होगा। पर लिम का दिमाग खराब हो चुका होता है अभी तक और वो अपने क्लॉज निकालते हुए बोलती है, ये कीड़े लोग। और अपने क्लॉज से सीधा कैप्टन पर अटैक कर देती है। दोनों के अटैक आमने सामने होते हैं और जैसे ही दोनों के अटैक टकराते हैं पूरी जगह तबाह हो जाती है और दोनों उस चीज के इम्पैक्ट से बहुत दूर जाके गिरते हैं।
और लोग दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही होती है, ये क्या था? और हमें पता चलता है वो जो सारी दीवारें टूटी थी वो इन लोग के अटैक के इम्पैक्ट से नहीं, वहाँ कोई आ चुका था और हमें किसी की शैडो दिखाई जाती है। पर तभी हम उस कैप्टन पे जाते हैं जहाँ उसके मेज लोग आके उसे भत्साने लगते हैं और बोलते हैं कैप्टन क्या क्या आप खड़े हो सकते हो? और उन लोगों का कैप्टन बोलता है हाँ मैं ठीक ठीक हूँ। पर उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है और अब बोलता है कि पर वो था कौन, वो आया कौन वहां पे? मुझे पक्का पता है, मैंने तो ये नहीं सुना था यहाँ कोई और रेड फोर्स भी आने वाली है। तो कौन होगा वहां पे? और दूसरी तरफ वो डीमन क्वीन भी वहां पे कुर्रा रही होती है और अपने मन में बोलती है आह डैम इट, एक और रेड फोर्स, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगी। फिर बोलती है अपने मन में कि क्या इन लोगों की फोर्सेस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये लोग सीधा ही सीधा डीमन किंग की फोर्ट्रेस में घुस गए। अगर ऐसा है तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और हमें शैडो में वही दीवार जिसने तोड़ा था वो दिखता है और सब लोग अपने मन में यही सोच रहे होते हैं कि ये है कौन। पर तभी वो इंसान उस रेड फोर्स के कैप्टन को देख लेता है और बोलता है तुम तुम इंसान, क्या तुम्हें पता है हास्तिन विलेज है किधर? और ये कोई और नहीं अपना डिवावर है जो बिना दिखे और फार्म कर रहा था। भाई देखो इसे बोलते हैं और फार्मिंग। और डिवावर के इतने अचानक से आने की वजह से वो सारे के सारे मेज, उन लोगों का कैप्टन और तो और वो डीमन क्वीन, सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम इतनी बकवास सी चीज़ पूछ रहे हो इतनी अचानक से यहाँ धमक पड़ने के बाद। और डिवावर के कान में तो जू तक नहीं रेंगती है और वो लोग डिवावर को बोलते हैं तू तो ह्यूमन लग रहा है ना, पर भाई तेरे लिए तो बहुत अच्छा होगा तू यहाँ से हट जाए क्योंकि सी डीमन किंग के सामने तू नहीं टिक पाएगा। और डिवार पीछे देख के बोलता है डीमन किंग? और वो डीमन क्वीन अपना ऑरा फैलाते हुए फिर से खड़े होते हुए बोलती है क्या हो गया अगर यहाँ पे और ज्यादा कीड़े लोग आ गए? इसके मेरी जीत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो जीतूंगी। और डिवावर अपने मन में उसको देखते हुए बोलता है ये डीमन डीमन क्यों ही नहीं है? और हमें पिछले सारे डीमन किंग्स को दिखाया जाता है और डिवावर बोलता है ये कुछ ज्यादा ही अलग नहीं है पुराने डीमन किंग्स से। और अपना मुंह पकड़ते हुए बोलता है ओ, तो शायद इसी चीज को बोलते हैं जनरेशन गैप। और वो डीमन क्वीन कुछ ज्यादा ही पिस्ड ऑफ होते हुए बोलती है तुम कचरे लोग, मैं तुम सारे लोगों को पे करवाऊंगी मेरे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय करने का। और वहां से वो रेड फोर्स वाले लोग बोलते हैं हाँ, हम लोग तुम्हें बताएंगे कि कचड़े रेड फोर्स वाले लोगों के सामने हारना कैसा होता है। और तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि कैप्टन हमारे रेड फोर्स की सपोर्ट फोर्स आ चुकी है। और लोगों के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और कोई बोलता है ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, अब चलो इस डीमन क्वीन को एक साथ हमला करें। और तभी हमारा डिवावर पीछे खड़े खड़े बोलता है गाइस रुको जरा, और पूछता है कि हस्तिन हस्तिन। पर हमारे डिवावर की बात को एकदम इग्नोर करते हुए वो सारे के सारे तो अपने में ही लगे पड़े थे और लोगों का कैप्टन उस पर चार्ज करते हुए बोलता है कि मेरे मर्सनरी स्क्वाड पर तुम्हारा ये ओहो सा अमेजिंग मैजिक घंटा भी वर्क नहीं करने वाला है। और वहां से वो डीमन क्वीन बोलती है तुम सारे कचड़े ह्यूमन बहुत ज्यादा ही बात करते हो। और तभी कोई बोलता है ह्यूमंस की साइड से कि रीइंफोर्समेंट्स आ चुकी है तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और सीधा अटैक कर दो। पर हम डिवावर को पीछे देखते हैं, वो बोलता है तुम लोग मुझे बता सकते हो वहाँ कैसे जाना है? पर तभी कोई बोलता है चलो चलें। और वहाँ से डीमन क्वीन बोलती है आ जाओ लोली ऑर्गेनिजम्स, मैं तुम लोगों को स्लो पेन फील करवाऊंगी। और अपना डिवावर वहीं बैठे बैठे पूरे तमाशे को देख रहा होता है। और वहां से तभी कोई बोलता है तुम मर जाओ डीमन क्वीन, जिससे हमारा डिवावर कुछ ज्यादा ही पिस्ड ऑफ हो जाता है और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोलता है अपने मन में कि मुझे रीने को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। डिवावर अपने में ही होता है और उसके पीछे होते हैं वो सारे मर्सिनरी स्क्वाड वाले। डिवावर अपने मन में सोचते रहता है कि मुझे लगता नहीं कि ये सारे लोगों से बात करना ठीक भी होगा अब, क्योंकि अगर और ज्यादा टाइम लिया मैंने तो पक्का से पेड्रिक मुझे डांटने वाला है।
और इस चीज को सोचते हुए ही मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो अपना बाल खुजाते हुए ये सब बोल रहा है, और उसके पीछे से जो मर्सिनरीज वाले होते हैं वो लोग बोलते हैं, ए तुम जल्दी से वहां से हट जाओ। और कोई और बोलता है, क्या ये कुत्ते ने अपनी पैंट गीली कर दी है? और हम डिवावर को देखते हैं जो उन लोगों को देखते हुए बोलता है, चुप हो जाओ, और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए उन लोगों को एक ही बार में खा जाता है। और हम डिवावर को सारे के सारे लोगों को खाते हुए देखते हैं जिनके चेहरे पे डर एकदम साफ दिख रहा है, और डिवावर वो सारों को खाते हुए अपना मुंह बना लेता है। और उसके सामने वही डीमन क्वीन होती है जिसकी भी फटके 24 हो चुकी है। वो बोलती है, हाँ हाँ, और डिवावर डेकार मारते हैं जिससे उसकी और ज्यादा फट जाती है। और वो कैसे न कैसे हिम्मत जुटा के अपने स्टाफ को एकदम कस के पकड़ती है और बोलती है, आपने ये करा कैसे? और बोलती है कि बहुत बहुत ज्यादा शौक हूं मैं कि आप इतने ज्यादा स्ट्रांग हो। और डिवावर उसको देख के एकदम एकदम वो ये रहता है कि अपने बारे में रहता है वो। और फिर भी वो बोलती है कि अगर मैंने सही से देखा तो आप तो मेरे से भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और एकदम खुश होते हुए बोलती है, मैं तो आप में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपको जानना है। लो भाई, एक और पागल हो गई। और एकदम से उसके पास आती है, उसको बोलती है कि आप हो कौन? और उसके आजू बाजू घूमते घूमते उसको चेक करती है। बोलती है, वो बड़ी सी चीज क्या थी, कहाँ से आई थी? और वो वहां से केक हटाते हुए बोलती है कि वो यहाँ से आई थी। आपका नाम क्या है? आपका आपका सीक्रेट क्या है इतनी सारी स्ट्रेंथ का? जिससे हमारा डिवावर एकदम पिस्ड ऑफ हो जाता है, कुछ ज्यादा ही। पर वो लड़की तो अपने में ही थी और कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होते हुए बोलती है, एक्सक्यूज मी, मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने दो। और अपना हाथ उठाते हुए बोलती है, मैं हूँ द ग्रेट डीमन किंग आस्मोडियस की 17th डिसेंडेंट। और पावर रेंजर वाला पोज देते हुए अपना नाम बोलती है, जो मुझे फिर से पढ़ने नहीं आ रहा है तो मैं इसको लिम्प ही बोलूंगा। और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये पूछती है, ओके तो आपका नाम? और डिवावर अपना मुंह बनाते हुए बोलता है अपने मन में कि मुझे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है इस चीज से। और अपने मन में ही बोलता है कि पर यार यार, मुझे इन्फो निकालने के लिए करना ही होगा ये। और अपना हाथ उठाते हुए बोलता है, मेरा नाम डी। और अपना पूरा नाम बताने ही जा रहा होता है, और वो लड़की कुछ ज्यादा ही ध्यान से सुन रही होती है। पर डिवावर अपने मन में सोचता है, एक सेकेंड, मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील तो करनी ही नहीं है ना। और मुझे याद है कि पेड्रिक ने मुझे सावधान रहने बोला था, और बोला था कि मुझे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की कोई जरूरत नहीं है अभी। और अपना एक झूठा नाम बताते हुए बोलता है, डी राउनी। भाई बहुत अजीब सा नाम है, तो मैं इसको डिवावर ही बोल रहा हूँ। मैं डिवावर अपने मन में बोलता है, मैं रीने को तो ढूंढने ही आया हूँ ना, तो अपना गलत नाम बताऊंगा तो कुछ होना तो नहीं चाहिए। और एकदम अजीब सी शक्ल बनाते हुए एकदम बोलता है कि मैं हूँ डेव डी रावनी। भाई मुझे प्रोनाउंस करना अच्छे से नहीं आता। और अपने बारे में और बताते हुए बोलता है कि मैं हूँ एक मैन जो एकदम स्माइल करते रहता है हर टाइम, एक विलेज से आया है, डेव डी रावनी। मैं हूँ 32 साल का और एक बैचलर। और अपने मन में खुद पे ही गुस्सा करते हुए बोलता है, ये बहुत ज्यादा ही घटिया था, पर अब मैं क्या ही करूं, मुझे यही चीज अपने दिमाग में आई अभी के लिए। और वो लड़की डिवावर का नकली नाम लेते हुए बोलती है, डीप डी राउनी। ओ, और एकदम उम्मीद भरी नजरों से बोलती है कि तो क्या मैं आपको एकदम कंफर्टेबली बुला सकती हूँ सर डीवडी? और डिवावर ना चाहते हुए भी यस बोल देता है, और उसके सामने खड़े होते हुए बोलती है, ओ ओके सर डीवडी, पर मुझे पहले आपको बहुत ज्यादा थैंक करना है कि आपने मेरी हेल्प करे। और बोलती है कि हाँ हाँ, थोड़ा कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो गए थे आप, पर थैंक यू। डिवा बोलता है, अरे अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और अपना मुंह फुलाते हुए एक्सेप्ट करती है कि नहीं, अगर आप यहाँ आए नहीं होते मेरी हेल्प करने के लिए तो मैं उन कचरे ह्यूमन से पथेटिकली हार जाती। और डिवावर अपने मन में बोलता है, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं करा कि मैं चाहता था। और फाइनली डिवावर को जो चाहिए था वो मिल जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो लड़की बोलती है, तो मैं आपकी कर्जदार हूँ अभी, तो आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और डिवावर इस चीज को सुन के बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है, और वही चीज पूछता है, हाँ हाँ, तुम्हें पता है हास्तिन विलेज कैसे जाते हैं?
और वो लड़की बोलती है हाँ हस्तिन। और डिवावर अपने मन में ज्यादा ही खुश होते हुए बोलता है हाँ, अच्छा है कि ये जानती है। अच्छा हुआ मैंने इसे मारा नहीं इंसानों के बदले। मतलब ये इंसानों को बचा के इसे मारने वाला था। और बोलता है कि रीना बस तुम वेट करो। और पर वो लड़की बोलती है कि एक सेकंड, हस्तिन है क्या? जिससे डिवावर का मुंह बन जाता है, पर वो उसके सामने दिखाता नहीं है और उसी का सवाल रिपीट करते हुए बोलता है हस्तिन है क्या? वाह, मतलब एक सेकंड, इसे ये तक नहीं पता कि हस्तिन जाते कहाँ है, उल्टा इसे ये भी नहीं पता कि हस्तिन है क्या। वाह, अपने मन में ही बोलता है कि क्या मैं इतना ज्यादा दूर आ चुका हूँ कि यहाँ किसी को पता ही नहीं है हस्तिन है क्या। डिवावर खुद को एकदम काम करते हुए वो लड़की से पूछता है कि तुम्हें पता है कि ह्यूमन विलेज यहाँ से सबसे क्लोजेस्ट वाला है किधर? और वो लड़की एकदम अनजान होते हुए बोलती है ह्यूमन विलेज। पर उसे इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होता है और वो अपने हाथ रखते हुए बोलती है गाल पे कि मुझे जितना पता है रियाजे सिटी करके है जो यहाँ से सबसे ज्यादा क्लोज है। डिवावर अपना हाथ अपने सर पे रखता है और उसके आंखों में टेंशन एकदम साफ दिख रही होती है और डिवावर बोलता है राइजिया, ओ शिट, ये तो एम्पायर कैपिटल है राजिया। बोलता है कि रियाजे, और एकदम टेंशन में आते हुए बोलता है कि रियाजे वो तो एम्पायर का कैपिटल है ना भाई, और तो और वो ह्यूमन विलेज हास्तिन से 2 महीने दूर है। अबे यार, और ये सब सोचते हुए एकदम टेंशन में आ जाता है वो। इतने टेंशन की वजह से वो बेचारा जमीन पे गिर जाता है और वो डीमन क्वीन ऑब्वियसली एक ही सवाल पूछती है, मिस्टर डेवदे हुआ क्या? आपको किसी बात की चिंता है? और डिवावर अपना मुंह जमीन में गड़ाए हुए ही एकदम टेंस आवाज में बोलता है मैं बहुत ज्यादा दूर आ गया हूँ बस, और कुछ नहीं। तो डीमन क्वीन बोलती है दूर? और वो बंदी फाइनली इतना यैपिंग करने के बाद एक काम की चीज बताती है। बोलती है अगर आपको यहाँ से कहीं बहुत ज्यादा दूर जाना है, और अपनी उंगली उठाते हुए बोलती है कि तो आप टेलीपोर्टेशन हब यूज करने के बारे में क्या सोचते हो? अबे दल्ली, वही उंगली तोड़ के ना भाई इतने टाइम से वो इतना परेशान है तब नहीं बताने हुआ। कोई बात नहीं। यही बात डिवावर भी सोच सोच के चुप बैठा है और अपना मुंह बाहर निकालते हुए बोलता है कि हब वो क्या है? और वो बताती है कि आपको नहीं पता इस चीज के बारे में, और एक्सप्लेन करते हुए बोलती है कि ये है एक ह्यूमन की इन्वेंशन जो ह्यूमन लोग ने मैजिक को यूज करते हुए बनाए हैं। और उस चीज के बारे में थोड़ा सा और पक पक करती है, पर उसे छोड़ो, हम डिवावर पे आते हैं जो अपनी मुंडी निकालते हुए बोलता है तो ये है कहाँ? और वो डीमन क्वीन अपने कमर पे हाथ रखते हुए बोलती है तो आपको टेलीपोर्टेशन हब के पास जाना है ना, वो तो रियाजे में। अगले ही पल दोनों के दोनों रियाजे के एकदम सेंटर में होते हैं, मतलब एकदम बीच में होते हैं भाई। और डिवावर जगह को देखते हुए बोलता है तो ये है रियाजे का सेंट्रल पार्ट। और वहां पे वो डीमन कोई खुश होते हुए बोलती है हाँ, ये ऐसी जगह तो कोई है ही नहीं, अगर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है तो वो तो भी देखेंगे। और डिवावर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि रीने के मिलने के चांसेस तो बहुत ज्यादा ही कम है, और तो और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि रीने जरूर से हास्तिन विलेज में मिल जाएगी। तो अभी अच्छा ही होगा कि मैं यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर लूं। और तभी वो डीमन क्वीन बोलती है कि आप एक लड़की को ढूंढ रहे हो है ना, वो भी एक, वो आपने बताया था सिल्वर बाल वाली, है ना? और अपना भाई एकदम एकदम मुंह बना के बोलता है हाँ, और बोलती है कि अरे कोई टेंशन नहीं है, ये लोग आपकी मदद करेंगे उसे ढूंढने में। और डिवावर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए उसको बोलता है कि एक सेकंड, तुम तो वो डीमन डीमन कैसल की ओनर हो ना, है ना? तो अब कासल का क्या होगा? और वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाती है, बोलती है क्या आप मेरी चिंता कर रहे हो? ये तो मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा गर्व की बात है, पर आप टेंशन मत लो मेरे लिए कुछ भी। और अपनी बढ़ाइयां मारते हुए बोलती है कि मैं हूँ डीमन क्वीन, एक सुप्रीम बॉडी के साथ जन्म लेने वाली जो सिर्फ हुकूमत करने के लिए बनी है। तो डिमोनिक कैसल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अभी मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ मेरी टेरिटरी वहां से बनना चालू हो जाती है और सारे डीमन मेरी आर्मी बन जाते हैं। मतलब भाई देख रहे हो किसके सामने फ्लेक्स कर रही है? देख रहे हो?
पर अपना भाई तो एकदम दिमाग लगा रहा है, एकदम आइंस्टाइन वाला, और बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास कोई ऐसी एबिलिटी है, मतलब ऐसा अथॉरिटी ऑफ डीमन क्वीन जैसा कुछ। और अच्छे से समझाते हुए बोलता है कि मतलब ऐसा कुछ, मतलब जो तुम डीमन लोग को बुला सको जब भी तुम चाहो। और वो एकदम अपनी बढ़ाइयाँ मारते हुए फिर बोलती है हाँ ऐसे ही कुछ। लेकिन दूसरे ही सेकंड बोलती है हाँ वो अलग बात है कि मैंने इसे कभी ट्राई नहीं करी हूँ। जिसको सुन के अपने भाई का मुंह तो बननी चाहता है, पर वो खुद को जस्टिफाई करते हुए बोलती है कि अरे मतलब मेरे पापा ऐसा कर सकते थे, उन्होंने पास्ट में ऐसा बहुत कुछ करा है, तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ ना। पर अपना भाई थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, और थोड़ा रियलिटी में आते हुए बोलती है पर ऐसा है कि जब से मेरे पापा ने मुझे ये कैसल मेरे हाथों में दिया था, मतलब मर गए थे, तब से ये कैसल आधे से ज्यादा गिर चुका है और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। पर अपना भाई थोड़ा एम्बेरस होता है, बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मुझे माफ करना। और अपना भाई मन में बोलता है कि अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मुझे भी थोड़ी दिक्कतें आती, क्योंकि ये साला ह्यूमन का कैपिटल मेरे कैसल के सामने ही होता। इसीलिए फाइनली वो डीमन क्वीन जगह की वाइब थोड़ी चेंज करते हुए बोलती है कि चलो इस डिप्रेसिंग सी बातों को छोड़ो और इंफॉर्मेशन को गैदर करने पे ध्यान दिया जाए। अपना भाई बोलता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और अचानक से कोई दो बियर के ग्लासेस जमीन पर पटकते हुए बोलता है, और कोई बोलता है कि ये लो आप लोगों के दो मग ऑफ बियर, एंजॉय। पर अपना भाई वो मग को देखते हुए कुछ अनईजी सा हो जाता है और वो डीमन क्वीन को बुलाते हुए बोलता है कि हम लोगों को बहुत लंबा रास्ता तय करना है ना, तो हम यहाँ पर वो डीमन क्वीन अपना मग पटकते हुए बोलती है कि क्या रिफ्रेशिंग सी चीज है ये। फिर अपना मुंह पोंछते हुए बोलती है कि अच्छा तो आपको लगता है ह्यूमन विलेज के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ये एक बार है और यहाँ पर हर टाइप की इंफॉर्मेशन मिल जाती है आसानी से, अपने आंखों को खोलो और अपनी आसपास देखो। और बताते हुए बोलती है कि आप यहाँ पे जितनी भी सारी कन्वर्सेशन सुन रहे हो वो सारी की सारी एक अनरिफाइंड जेम है ऑफ रॉ इंफॉर्मेशन। और बोलती है कि आपको बस इसमें से चूज करना है आपको क्या सुनना है मिस्टर डाफडे। मतलब वो डाफडे बोलती है, डिवावर बोलेंगे, और डिवावर इधर उधर देखते हुए बोलता है चूज करना है। और इधर उधर देखते हुए वहां पे उसको एक बिलबोर्ड दिखता है और सोचता है ये क्या है। और वो लोग उस चीज के पास चले जाते हैं और तभी वो डीमन क्वीन बोलती है अरे ये यहाँ भी है। उस बोर्ड के बारे में और बताते हुए बोलती है कि ये चीज मैंने पहले बताई थी आपको, जो वो है यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो बहुत अच्छे से। अपना भाई बोलता है तुमने बताया था ये चीज? वो बोलती है हाँ मैंने बताई थी। वो सब देखते हुए बोलता है कि ये तो मेंबर्स की लिस्ट है ना जो डंजन ट्रेड फोर्स में है। मैंने तो सुना था कि ये सारी चीजें कंफ्यूजन को दूर करने के लिए होती है, ताकि एक ही डंजन में बहुत सारी रेड फोर्सेस एक साथ ना चले जाए। और अपने मन में बोलता है कि मैंने तो एक साथ शायद दो ग्रुप को एक साथ अटैक करते हुए देखा था। भाई तेरे डंजन की बात अलग है। और वो लड़की कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलती है कि ये चीज इसलिए है ताकि रिवॉर्ड लेते वक्त कुछ इश्यूज ना हो। और बोलती है कि ये कचरे ह्यूमंस अगर एक साथ आ जाए तो अपनी मैन पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, और अगर एक साथ अटैक कर दे तो उन लोगों के जीतने के चांसेस शायद मल्टीप्लाई भी हो जाएं। पर ये लोग तो एक अंधे इंसान की तरह सीधा आग में कूद जाते हैं, वो भी सिर्फ ग्रीड के चलते, मतलब लालच। और अपना भाई पेपर को देखते हुए बोलता है तो ये बात तो हमारे लिए अच्छी ही हुई ना। पर अपनी तेज डीमन क्वीन उस चीज को पकड़ लेती है और बोलती है हमारे लिए, तो इसका मतलब है आपने बोला हमारे लिए, तो क्या आप भी एक डंजन के डीमन हो? भाई तेरे को पहले नहीं समझ जाना चाहिए, मतलब तेरे सामने एक पावरफुल, बहुत पावरफुल डीमन खड़ा है, तो ऑब्वियसली वो एक डंजन का बॉस ही होगा ना। वो एकदम पास आते हुए बोलती है डिवावर के कि मेरा तो समझ में आता है मैं एक डीमन क्वीन हूँ, ये चीज बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है। आप तो बस एक डंजन के डीमन हो ना, तो आप ट्रेवल कैसे कर पा रहे हो बाहर इतना फ्रीली? अपना भाई बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा ही अरे नहीं नहीं नहीं, अनोइंग नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और एक्सप्लेन करना बहुत, पर
तुम क्या जस्ट इसको इग्नोर नहीं कर सकती? और जैसे वो डिवावर की बातों को समझते हुए बोलती है कि हाँ ठीक है, आपके पास बहुत सारी चीजें होगी छुपाने को मिस्टर डेवडे, तो मैं इस चीज के बारे में अभी आपसे कभी नहीं पूछूंगी, क्योंकि आपके पास आपके रीजंस होंगे उस चीज को छुपाने के लिए। पर अपने भाई की नजर तो कहीं और ही थी, मतलब कहीं और, वहां नहीं भाई, वो बोर्ड पे एक पेपर लगा होता है, वहां देख के बोलता है हाँ ये तो मेरा घर है ना। और उस पेपर को देखते हुए वो अपने मन में बोलता है कि हाँ थैंकफुली भाई ये रेड फोर्स की लिस्ट एकदम खाली है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम और बचा है। पर वो बॉनी डीमन क्वीन बोलती है चिल्लाते हुए, अरे अरे क्या है, मुझे मुझे भी दिखाओ, मेरे को खुद अकेले मत देखो यार, मेरे को भी दिखाओ ना। और उसका कपड़ा खींचते हुए वो बोलती है, अरे अरे तुम अपनी हाइट का फ्लेक्स कर रहे हो मेरे सामने, दिखाओ ना मुझे भी। और अपना भाई थोड़ा अनॉय होते हुए बोलता है, हाँ हाँ ठीक है दिखा रहा हूँ। और उसे दिखाता है, जिसको देखते हुए बोलती है, ओहो अच्छा तो ये रिक्रूटमेंट है अटैक करने के लिए द ग्रेट 7 इवल डंजन में से एक प्राइमोडियल कोर पे। और अपना भाई पूछता है, तो क्या तुम्हें प्राइमोडियल कोर के बारे में पता है? और वो बटली बोलती है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे पता क्यों नहीं होगा। 7 इवल ग्रेट डंजन्स, ये सारे डंजन्स के पिलर है, और ये डंजन को तो ये सारे कचरे इंसान लोग भी मानते हैं। डिवावर बोलता है कि एक सेकंड, क्या क्या इस चीज को हम अपने साथ लेके जा सकते हैं? वो डीमन क्वीन तो अलग ही रहती है, वो अपने में ही होती है, बोलती है ये है सारे डीमंस का गोल। और तो और ये सारे के सारे 7 इवल ग्रेट डंजन्स में से जो उन सारे के सारों में से ऊपर आता है, वो बीइंग जो प्राइमोडियल कोर पर रूल करता है, एक एंशिएंट मॉन्स्टर। इस धरती पे जितनी भी चीजें हैं या इंसान या तो कोई मॉन्स्टर, उन सारे के सारे चीजों के ऊपर वो एक एंशिएंट मॉन्स्टर आता है, मिस्टर डिवावर। और उसी नोटिस बोर्ड वाले पेपर को देखते हुए बोलती है कि मैं जिस डंजन से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ वो है प्राइमोडियल कोर। मुझे बनना है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी तो मैं कभी ना कभी ऑडिशन दे पाऊंगी मिस्टर डिवावर के सामने। डिवावर थोड़ा घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि तू मुझसे अभी सामने सामने बात कर रही है और तुझे पता भी नहीं है। वो डीमन क्वीन बोलती है कि क्या ये कूल नहीं है किसी की स्ट्रेंथ इतनी हो कि उसे किसी से कंपेयर ही ना कर सके, मुझे हमेशा से उन्हीं की तरह बनना है। और बोलती है कि हाँ हाँ मेरे फादर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और तो और मेरे से एकदम हटकर वो उस थ्रोन के लिए एकदम परफेक्ट किंग थे। पर दिक्कत ये हो गई कि वहां पर एक इंसान था जो मेरे पापा से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो एक बहुत यंग हीरो था और उसका नाम था शायद वेरन। डिवावर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलता है, ओहो उसने एक डीमन किंग को हरा दिया, मैं तो उससे कभी भी नहीं मिलना चाहूंगा। फर्स्ट चैप्टर में किसी को हमारे भाई ने सिर्फ चमोए लेते हुए खा गया था, और वही था वॉरियर वेरन। वो डीमन क्वीन थोड़ा सा सीरियस हो जाती है और बोलती है, मुझे अपनी सारी की सारी जिंदगी उस डंजन को चलाते हुए नहीं काटनी है मेरे पापा की तरह। मुझे तो बस स्ट्रॉन्ग बनना है ताकि सारे के सारे जितने भी डीमंस हैं वो मेरी स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट हो जाए मेरी तरफ। अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोलती है, इसीलिए मुझे बनना है स्ट्रॉन्ग। क्या ये कूल था? है ना कूल था ना ये? डिवावर थोड़ी सी स्माइल देते हुए बोलता है अपने मन में कि ये होती है पॉजिटिविटी एक यूथ होने की, और उसके मुंह पे बोलता है कि हाँ ये कूल तो था। डिवावर अपने ख्यालों में खोते हुए सोचता है कि मैं भी इन्हीं लोगों की तरह था पास्ट में जो कि बहुत ज्यादा पहले था, इतना कि मैं रिमेम्बर ही नहीं कर सकता उसे। अपना एक किस्सा याद करते हुए सोचता है कि मैं इतना ज्यादा मोटिवेटेड था कि मैं एक बहुत ही पावरफुल आर्मी को जो आधी दुनिया खत्म कर सकते थे उन्हें अकेले रोक दिया। और हमें किताबों को दिखाते हुए बताया जाता है कि उस टाइम पर डिवावर सारी की सारी नॉलेज सीखना चाहता था जो भी इस दुनिया में है। अपनी सारी पास्ट की चीजों को सोचते हुए बोलता है कि पर ये सब जब एंड होने पर आया तो मुझे सिर्फ सारी चीजें पॉइंटलेस लगी, इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा लेजी बन गया। और वो ये सब सोचते हुए अपने यादों को ताज़ा कर रहा होता है, पर तभी उसके सामने वो डीमन क्वीन खर्राटे मारने लगती है, जिससे डिवावर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सोचता है, हाँ क्या क्या ये क्या सो गई है? बोलता है कि हाँ ये सच में सो गई है।
तभी बारटेंडर अंदर आता है और कोई बोलता है, ओ बारटेंडर, क्या एक और सब्जुकेशन रिक्वेस्ट आई है? मतलब वही बोर्ड के ऊपर एक और पेपर लगने वाला है। तो वो बारटेंडर बोलता है कि हाँ हाँ, ये कल आया था पर मैं लगाना ही भूल गया था इसी को। वहाँ सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं पर डिवावर तो डीमन क्वीन को लेके जा रहा होता है चुपचाप, और वहाँ के लोग उस बारटेंडर को थोड़ा सुनाते हुए बोलते हैं कि आप इस चीज को एक दिन तक कैसे छुपा के रख सकते थे और आपने इस चीज को अभी तक लगाया था क्यों नहीं? और वहां पे दूसरा बंदा बोलता है कि एक सेकंड, ये डंजन कौन सा है? बारटेंडर थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलता है, अरे रुक जाओ, मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, फिर तुम लोगों को जितना चेक करना है, जो चेक करना है कर लेना। वो लोग तब भी बोल रहे होते हैं, क्या तुमने अभी तक लगाया नहीं इसे? और दूसरा वाला बंदा बोलता है कि तुम्हें फाइन पड़ सकता है अगर ये चीज इंपीरियल इंस्पेक्टर्स को पता चल गई तो। वो बारटेंडर बोलता है, हाँ इसलिए तो मैं इसको अभी लगा रहा हूँ यहाँ पर इतनी जल्दी। वो नोटिस लगने के बाद हम उस नोटिस को देखते हैं जो और किसी चीज का नहीं होता है, प्राइमोडियल कोर का होता है, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है और बताया जाता है कि वहां पर कितने ग्रुप्स जाने वाले हैं। वहां पर टोटल 31 मेंबर जाने वाले हैं उस रेड के लिए, और उस रेड को निफरिन लीड करने वाली है, और उस रेड को शेड्यूल करा गया है 72 आवर्स में। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और किसी की खिड़की में कोई सो रहा होता है, और वो होती है डीमन क्वीन, और वो उठते हुए बोलती है, मेरा सर। पर तभी उसके सामने से आवाज आती है, अच्छा तो तू उठ गई। और वो सामने देखती है, उसके सामने होता है डिवावर। वो डिवावर को देखते हुए बोलती है, मुझे कल का कुछ याद नहीं आ रहा है वैसे तो। डिवावर बोलता है, ऑफ कोर्स तुझे कल का याद नहीं होगा, कैसे याद? पर उसकी शक्ल देख के बोलता है, हाँ। और वो डीमन क्वीन भी यही सवाल पूछती है, आप इतने शॉक क्यों लग रहे हो? पर डिवावर तो अपना अलग ही होता है, बोलता है, एक सेकंड, कैसे क्या? थोड़ी टेंस्ड होते हुए बोलता है, क्या मेरी आंखें खराब हो गई है? उस चीज का रीजन बताया जाता है कि वो इतना टेंस्ड क्यों था। उसके सामने होती है एक डीमन क्वीन बच्चे के फॉर्म में, और वो बोलता है कि ये इतनी ज्यादा छोटी क्यों लग रही है मुझे? ये सुन के वो डीमन क्वीन थोड़ी सी चिढ़ जाती है और बोलती है, मैं छोटी नहीं हूँ, और अपने बेड पे से उठते हुए उसको मारने लगती है। डिवावर उसे समझाने की कोशिश करता है, अच्छा तो तुमने अपनी एज को रिवर्स करा है क्या? पर वो तो बोल रही रहती है कि, पर वो डीमन क्वीन तो अपना अलग ही रहती है, बोलती है कि आपको अपने वर्ड्स को चूज करने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आप बहुत ज्यादा रूड होने हो। और ये सब बोलते हुए उसके मुंह पे पंचेस मार रही होती है, पर अपने भाई को फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है। वो बोलता है, तो तुम इतनी छोटी कब से हो गई? मुझे तो डरा ही दिया था भाई। वो डिवावर को और मारते हुए बोलती है, ये मैं नहीं हूँ जो छोटी हुई हूँ। तो डिवावर बोलता है फिर, और वो बताती है कि कल वो इंसानों के सामने मैं अपने दूसरे फॉर्म में थी, और ये जो फॉर्म है ये है मेरी फर्स्ट फॉर्म। डिवावर अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम बोल रही हो कि वो फॉर्म तुम्हारी रियल फॉर्म नहीं थी, बल्कि ये है तुम्हारी रियल फॉर्म। और हम उसका चेहरा देखते हैं जो थोड़ा सूजा हुआ है, मतलब भाई को फर्क तो पड़ा। और वो डीमन क्वीन इस चीज को कंफर्म करते हुए बोलती है, हाँ, पर बोलती है कि एक सेकंड, वैसे आपके फेस के साथ क्या हुआ है? क्या तुम कल कुछ ज्यादा स्नैक खा लिए थे इस वजह से? और बोलता है हाँ, और वो बोलती है कि अरे छोड़ो वो सब छोड़ो। पहली बात तो ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक है वो यूजुअली प्रोजेक्ट करता है यूजर की फ्यूचर फॉर्म को, और इन अदर वर्ड्स मैं ओल्डर बन जाती हूँ जब भी मैं ट्रांसफॉर्म करती हूँ अपनी सेकंड फॉर्म में। और डिवावर ये सब बैठे बैठे सुन रहा होता है, बोलते हैं अच्छा। और डिवावर को बोलती है कि अब आपको समझ में आया सर डिवावर? और डिवावर बोलते हैं, हाँ समझ के। वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि तो क्या आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो? उसको बटली बोल दिया था ना, इसलिए जल रही है। हमारा सीन फिर से चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है काउंट ऑफ हास्तीन रेसिडेंस, मतलब वो उसके जो मेन लीडर है उसका रेसिडेंस, जिसके गेट के सामने कुछ लोग आते हुए चिल्लाते हैं, काउंट ऑफ हास्तीन सुनो, अपने दरवाजों को अभी खोलो और इस रेड फोर्स को वेलकम करो। हम सारे लोग आए हैं राजिया से प्राइमोडियल कोर को रेड मारने। उस बिल्डिंग से नीचे कोई देखते हुए बोलता है कि ये नोटिस भेजा किसने था? अच्छा तो ये फॉरवर्ड हुआ है कल ही, वो भी द थर्ड आई के उसमें। कोई बोलता है कि द थर्ड आई, हाँ ये रास्कल लोग रॉयल सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और ये होता है खासतीन विलेज का चीफ, मतलब भाई लीडर समझो। और वो उस लेटर को जमीन पे पटकते हुए बोलता है, एक बी रैंक या उससे ऊपर के डंजन के अंदर जाने के लिए परमिशन लगती है वहां के किंग की, जो उस एरिया को ओन करता है, और ये कोई परमिशन नहीं, ये
तो एक सीधा सीधा ऑर्डर है। और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, ये तो रॉयल फैमिली के ऑर्डर्स है ना, मैं इसे डिसमिस भी नहीं कर सकता यार। अपने सामने खड़ी सेक्रेटरी से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये लोग सक्सेसफुली रेड कर पाएंगे प्राइमोडियल कोर पर उसकी सेक्रेटरी भी थोड़ी सोच में होती है और अपना मुंह हिला देती है। ये देखकर वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और बोलता है, अच्छा तो तुम भी वही सोचती हो जो मैं सोचता हूँ। ये सारे के सारे लोग, ये रेड फोर्स बहुत ज्यादा ही कमजोर है प्राइमोडियल कोर पर टारगेट करने के लिए। और तो और मैंने इनके लीडर का नाम कभी सुना ही नहीं हो, निफ्रिम है कैसा नाम। और ये थर्ड आई वाले लोग पक्का कुछ प्लान बना रहे हैं। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बोलता है कि कैसा होगा अगर मैं उन लोगों से भी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स भेज दूं प्राइमोडियल कोर को रेड करने के लिए। अपने मुंह पर हाथ रखते हुए सोचता है कि मुझे एक लेजिमेट, एक रियल रेड फोर्स चाहिए होगी इसके लिए। और उसकी सेक्रेटरी उसको थोड़ा सा आइडिया देते हुए बोलती है, बॉस तुम्हारा आंसर तुमसे बहुत ज्यादा ही क्लोज है शायद। ये सुन के उसके बॉस के भी दिमाग की बत्ती जल जाती है और बोलता है, क्लोज? अच्छा तो इसका मतलब है मेज टावर विंग से। हाँ ये सही बोल रही है, मुझे लगता है विंग ये काम कर सकती है क्योंकि रिसेंटली उन लोगों को बहुत ही हाई क्वालिटी के गुड्स मिले थे, वो भी किसी अननोन ओरिजिन से। हाँ मैं जानता हूँ कि ये लोग बहुत ज़्यादा ही रैपिडली ग्रोथ कर रहे हैं अपनी, पर ये लोगों के लिए ये चीज़ बहुत आसान नहीं होने वाली है क्योंकि ये लोग है सिर्फ ए रैंक के मेजेस और ये लोग जाएंगे चैलेंज करने प्राइमोडियल कोर के। पर अगर क्या होगा वो र्यूमर्स ट्रू होंगे। और वो हंसते हुए बोलता है कि गेट कीपर को तो उन लोगों ने हरा दिया था और जो गेट कीपर था उसके आगे था क्रॉस रोड ऑफ फिल्थ। ये रीने या तो फिर पैड्रिक में से दोनों की बात कर रहा है। और बोलता है कि क्या वो डिवावर बॉस मॉन्स्टर था जो पर्सनली लड़ा था रेड फोर्स से वैरियर वेरन की। ये सब सोचने के बाद वो एक कंक्लूजन पे आता है और अपनी सेक्रेटरी को बोलता है, किसी को भेजो मेज टावर के अंदर राइट नाउ और रिक्वेस्ट करो मेरे नाम को सबसे ऊपर रख के कि मैं प्रॉमिस करूंगा अगर तुम लोगों ने प्राइमोडियल कोर को सबसे पहले फिनिश कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं तुम लोगों को बहुत सारा पैसा और हॉनर दूंगा। पर तभी उसके ऑफिस का दरवाजा कोई पटकते हुए बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो देख के वो डर जाता है, बोलता है कौन हो तुम? और उसके सामने होते हैं थर्ड आई वाले, बोलते हैं कि तो तुम हो काउंट एट्रिक। भाई इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लोग का नाम ही ऐसा ऐसा है। एट्रिक पूछता है कि पर तुम लोग हो कौन? और ये बीच वाला बोलता है कि मैं हूँ निफ्रिम, तुम लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे, मैं कितनी बार भी ठोकूं, तो मुझे ऐसे अंदर आने के लिए माफ करना। और एड्रिक बोलता है ये सब सुन के कि तुम लोगों को यहाँ ऐसी क्या जरूरत थी जो बिना परमिशन के आ गए। और निफ्रिम बोलता है, बोलती है मेरे को नहीं पता भाई मैं बता रहा हूँ। और निफ्रिम बोलता है, ए कम ऑन यार, रॉयल फैमिली ने तुम लोगों को नोटिस कर ही लिया होगा। और एकदम गुस्से में आता है बोलता है, यहाँ कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हमें यहाँ नहीं आना चाहिए? एड्रिक फिर निफ्रिम को बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर अपने मन में बोलता है कि ये किलिंग इंटेंट था क्या? इतने यंग बच्चे से इतना ज्यादा किलिंग इंटेंट? जो निफ्रिम के बाजू में बैठी होती है लड़की हरे बाल वाली, वो बोलती है कि हम लोग शायद तुम लोगों के गेस्ट है ना, तो ऐसी शक्ल क्यों बनाया जैसे कि तेरी पड़ोसी मर गई हो। हंसना, अबे साले हंस बोली मैंने। और हाँ मेरे लिए कुछ खाने को ला, जैसे कि चॉकलेट, स्वीट्स और हाँ टी भी। ये सारी बातें सुन के काउंट को तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, पर तभी भी अपने गुस्से को दबाते हुए वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है, जाओ इन लोगों के लिए कुछ लेके आओ। ये सब होने के बाद उन लोग मेन मुद्दे पे आने वाले होते हैं, पर तभी ये पूछता है कि तुम लोग यहाँ आए क्यों हो? निफ्रिम एकदम कोल्डली बोलता है, और किस वजह से आएंगे काउंट, हम लोग आए हैं प्राइमोडियल कोर को क्रश करने। वो काउंट कुछ पूछते हुए थोड़ा एम्बेरस होता है, पर तभी भी पूछ लेता है और पूछता है कि लेटर को आए हुए तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, तुम लोग बहुत ज्यादा क्विक नहीं हो? बात पलटते हुए बोलता है कि वैसे तुम लोग रेड कब करने जाओगे? निफ्रिम थोड़ी स्मर्ग वाली स्माइल देता है, बोलता है वो तो बात ऐसी है कि हम लोग आज ही जाने वाले थे, मतलब अब भी जाने वाले थे, पर ऐसा है ना कि कुछ काम आ गया हम लोगों को, तो हम लोग शायद कल जाएंगे, चलेगा ना तुझे? ये बात पर वो काउंट बोलता है, टुमारो? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है ना, तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर नहीं होगा कि आप लोग अपनी रिकवर कर सको अपनी स्ट्रेंथ पहले? और आप लोग टेंशन मत लो, मैं सारे मतलब आप लोगों की हर चीज जो चाहिए तुम लोगों को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो थोड़ा एंजॉय करके जाओ ना यहाँ से।
काउंट की बात काटते हुए निफ्रीम बोलता है, अरे रे ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बस मेज टावर विंग के पास रुकेंगे और वहां से इमीडिएटली निकल जाएंगे। ये बात सुन के थोड़ा घबरा जाता है, पूछता है कि विंग? अरे हम लोग उन लोग से वैसे फ्रेंडली मिलने नहीं जा रहे हैं, हम लोग तो उन्हें मारने जा रहे हैं। जो सुनने के बाद काउंट थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या था? पर निफ्रिम तो उसके ही मजे लेते हुए बोलता है, तुम्हारे घर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा ही गंदी है, क्योंकि तुम लोगों की कन्वर्सेशन को सुनना बहुत ही आसान था, वो भी सिर्फ मैजिक का यूज करके। फिर बोलता है, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी अपने रास्ते में आते हुए ही, तो तू मेज टावर को बोलने वाला है रेड करने के लिए, है ना? जो सुन के काउंट की तो हवा टाइट हो जाती है, पर निफ्रिम तो एकदम क्रीपी सी स्माइल देते हुए बोलता है, मेरा मतलब है कि हम लोग इतनी दूर से यहाँ तक आए एक डंजन को रेड करने के लिए, तो हम लोग ऐसे ही थोड़ी ना चुप हो सकते हैं, है ना? इसीलिए हमारे रास्ते में जो भी आएगा वो मर जाएगा। तो काउंट सारी बातें संभालने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, ये सब मेरी ही गलती है, मैं किसी को भी हायर नहीं करूंगा, किसी एडवेंचर को हायर नहीं करूंगा जब तक तुम लोग नहीं चाहते। ये सुन के निफ्रिम एक कुकी उठाता है और बोलता है, चलो ऐसा ही करते हैं, है ना? और वो कुकी खाते हुए बोलता है, अरे बाप रे, मैं तो तुम्हारी ग्लैंस से डर ही गया था काउंट। इसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ मूर्तियां दिखाई जाती है, पर तभी किसी की स्वॉर्ड आती है और वो सारी मूर्तियां कट जाती है और वो होता है पेड्रिक। ओ माय गॉड, भाई पेड्रिक कितने टाइम बाद आया। देख रहे हो, बंदा आते साथ ही और फार्म करना चालू हो गया। देखो पोज देखो भाई, पोज खाली। तो बोलता है कि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है उन लोगों के आने का। पैट्रिक के बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डिवावर और वो छोटी डीमन क्वीन पे। डिवावर और वो बटली इधर उधर भटक रहे होते हैं और लोग सोचते हैं कि ये तो कुछ फैमिलियर सा है यार। और वो बटली अपने सामने वाली दीवार को देखते हुए बोलती है, मिस्टर डिवावर, ये यहीं रहना चाहिए शायद, मेरे ख्याल से तो। पर जैसे हम लड़कियों की बात पर भरोसा नहीं करते, वैसे डिवावर उस बटली की बात पर भी भरोसा नहीं करता है और किसी और से पूछता है, ये टेलीपोर्टेशन हब यही है ना? डिवावर की बात सुन के सोल्जर बोलता है कि टेलीपोर्टेशन हब, हाँ, तुम्हें उसके लिए बहुत ज्यादा ही ट्रेवल करना पड़ेगा। जो बात सुन के डिवावर बोलता है कि क्या बहुत ज्यादा? तो सोल्जर बोलता है कि हाँ ये एंट्रेंस है, और वो रास्ता बताते हुए बोलता है कि हब जाना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें एक रॉयल पैलेस के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हब वही है और उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें ऐसी 3 और कासल वॉल के अंदर जाना पड़ेगा। तो डिवावर पूछता है, तो फिर इसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो वो सोल्जर सोचते हुए बोलता है कि अगर तुम चलते हुए जाओगे तो शायद 1 हफ्ता। जो चीज सुनते ही डिवावर और बटली दोनों एकदम हैरान हो जाते हुए, और डिवावर अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अरे यार, ये ऐसे तो मैं रीनो को ढूंढ भी नहीं पाऊंगा, और तो और इतने में पैड्रिक भी यहाँ से भाग चुका होगा। अबे यार। तो बटली दिमाग देते हुए बोलती है, मिस्टर डिवावर, क्या हमें फ्लाइंग मैजिक का यूज करना चाहिए? डिवावर परेशान होते हुए बोलता है, अरे नहीं कर सकते ना, और एकदम फुसफुसाते हुए बोलते हैं कि अरे हम लोग अगर माना यूज करते हुए पकड़े गए तो ये सारे साले ह्यूमन लोग हमें पकड़ लेंगे ना। और अपने मन में सोचते हुए बोलता है कि अगर मैंने माना यूज करा तो मुझे भी नहीं पता क्या हो जाएगा, शिट। और लोगों के सामने एक टकला आते हुए बोलता है, तुम लोगों की परेशानी मैंने सुन लिया, और लोग से माफी मांगते हुए बोलता है कि अरे मैंने सुन लिया था तुम लोग की बातों को, तो तुम लोग हब जा रहे हो ना। और वो टकला शक्ल से ही कमीना, ठरगी, बुढ़ा सब लगता है, पर तब लोग बोलते हैं कि हाँ, पर तुम हो कौन टकले? मतलब ऐसा नहीं बोलते। और वो टकला अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलता है कि मैं हूँ एक हेवनली हॉर्समैन, बिल्बर है। बिल्बर जो सुन के अपनी बटली बोलती है, हेवनली। और जब वो टकला देखता है इन जाहिलों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो अपने मन में सोचता है कि अरे यार, इन चूतियों को एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। और एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, हाँ मेरे पास एक ह्यूमुकुलस है। ह्यूमुकुलस फिर से आ गया। तो बोलता है, मेरे पास एक ह्यूमुकुलस है जिसमें हमने एल्केमी से बनाया है, और वो होता है एक मतलब जानवर जैसा ही है, कुछ गड्डी लगाए हैं, हॉर्स वाला वो जैसा रहता है। और वो एक आंख वाले जानवर की थोड़ी बढ़ाई करते हुए, थोड़ा बताते हुए बोलता है, पर छोड़ो ना यार, किसको पड़ती है उसकी। तो लोग ये देख के सोचते हैं, और बटली बोलती है, छी, इतना घटिया है, खुद की शक्ल देखिए। और वो बुढ़ा टकला अपने इसकी 2 आंखें हैं, तो अपने 2 आंख वाले के जानवर को
सहलाते हुए बोलता है कि ये स्ट्रांग है और सारी की सारी बातें सुनता है, और तो और इसके पास उड़ने की शक्ति भी है। और फिर से कुछ बकबक करते हुए बोलता है कि पर अपने को उससे मतलब नहीं ना, तो इन लोग को है। तो ये पूछती है बटली कि तो क्या ह्यूमन लोग ने ह्यूमुकुलूस पे रिसर्च खत्म कर दी है? तो टकला बोलता है अरे नहीं नहीं, और र्यूमर्स के बारे में बताते हुए बोलता है कि अरे यहाँ पे एक ऐसा र्यूमर्स है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है ह्यूमुकुली कुली कुली। ये डिवावर भी अपना थोड़ा दिमाग लगाते हुए बोलता है लार्ज स्केल प्रोसेस, इंटरेस्टिंग। पर वो लोग तो ऐसा कुछ बिग सिलेंडर्स टाइप में कल्टीवेट होते हैं ना, जिससे वो ह्यूमुकुलूस थोड़ा ऑफेंड हो जाता है। और टकला भी बोलता है भाई तू कितने पास की बात कर रहा है? ये सब कल्टीवेशन मेथड फर्स्ट जनरेशन में था और ये 150 साल पहले था, जिससे अपने भाई का भी मुंह बन जाता है। सोचता है 150 साल पहले? हाँ अच्छा, तो ये जब का है तब रीने जिंदा हुई थी, मतलब पैदा हुई। पर बटली तो हब में जाने के लिए इतना एक्साइटेड थी, वो सबसे पहले कैरेज के पास चले जाती है और बोलती है झूठ तो नहीं बोल रहा है, कैरेज के अंदर अच्छा तो है। वैसे कितना टाइम लगेगा वहां तक हम लोगों को पहुंचने में? और टकला बोलता है कि आपकी आंखें तो बहुत ज्यादा ही अच्छी है, हम लोगों को वहां तक पहुंचने में उड़ते उड़ते जाएंगे 3 घंटा वहां का लगेगा और 1 घंटा चेक पोस्ट का तो पकड़ ही लो, तो कम से कम 4 घंटे। और चेक पोस्ट तो हमें क्लियर करना ही होगा, हम एयर में हो या जमीन पर, कैसल गेट हम लोगों को इंस्पेक्ट करेगा ही करेगा। पर डिवावर को तो ये सबसे मतलब ही नहीं था, वो खाली पूछता है कि कितना पैसा लगेगा, और वो अपने हाथों से इशारा करता है बस 8 आउंच, आप लोग दोनों के बस और बस 8 आउंच ऑफ गोल्ड लगेंगे और कुछ नहीं। पर जैसे ये बात दोनों के दोनों सुनते हैं, दोनों का मुंह खुला हो जाता है और बोलते हैं 8 आउंच ऑफ गोल्ड, ये 800 सिल्वर कॉइन होते हैं, बाप रे बाप। और वो लोग उस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं और ये बटली बोलती है कि मिस्टर डिवावर, मुझे माफ करना पर मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। डिवावर अपनी जेब में हाथ डालते बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है मेरे पास है? ये चीज बोलते ही उसके जेब से खन खन की आवाज आती है और वो एक कागज जैसी चीज निकालता है और सोचता है ये मेरे जेब में कब आया। वो सीन पैट्रिक पे शिफ्ट होता है और वो शर्माते हुए बोलता है मेरे घटिया बॉस, तुम मुझे इस चीज के लिए कभी ना कभी थैंक यू तो बोलोगे ही, तुम्हारा प्यारा पैट्रिक। और वो थैली के अंदर होता है एक कार्ड और कुछ गोल्ड कॉइन्स, जिससे वो लोगों उस उड़न तश्तरी जो भी बोलते हैं इसको, वो ले लेते हैं। और वो दोनों उसी उड़न टस्टडी में बैठे होते हैं। टस्टडी बता है छोड़ो। और बटली बोलती है कि मिस्टर डिवावर। तो डिवावर बोलता है हाँ क्या हुआ बोल। तो बटली बोलती है कि आपको इतने सारे पैसे दिए किसने? डिवावर जमा लेते हुए बोलता है अरे मेरा एक डंजन पार्टनर है ना, उसने सीक्रेटली मेरे जेब में डाल दिया। भाई मेरे को भी चाहिए ऐसा पार्टनर। ये चीज वो भी बोलती है अच्छा तो आपके पास डंजन पार्टनर है, तो मतलब आप डंजन बॉस हो है ना, तो आप इतना फ्रीली ट्रैवल कैसे कर सकते हो है? डिवावर कुछ बहाना बनाते बोलता है वो ऐसा था वैसा था। तो बोलती है अच्छा। ये बोलकर अपना मुंह उस तरफ कर लेती है और उस तरफ करके थोड़ा रोने वाली शक्ल बनाते हुए बोलती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। मैं जेलस हूँ क्योंकि आप अपना डंजन छोड़ने के बाद भी आपने अपने पार्टनर की केयर नहीं छोड़ी अभी तक। मैं चाहती थी कि मेरे पास भी ऐसा कोई पार्टनर हो। और वो बाहर देखते हुए बोलती है कि मुझे आपकी तरह जीना है, आपकी तरह जहाँ सब आपकी केयर करे और आप सबकी केयर करो। और थोड़ा खुश होते हुए बोलती है ना, ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है ना। डिवावल वहीं लेटे लेटे बोलता है अच्छा तो ऐसा है क्या। और हमें एक बहुत सुंदर सा टाउन दिखाया जाता है और उसका निकनेम होता है द पाथ ऑफ गोल्ड एंड प्लेजर। और फाइनली जिस हब के लिए इतनी भागम दौड़ी हो रही थी, फाइनली वो दिखता है। पर इनकी किस्मत ऐसे ही इन्हें थोड़ी ना छोड़ेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए, इस समय के लिए ये हब बंद होता है। वहां का केयर टेकर असिस्टेंट जो भी है वो बोलता है कि आप टेलीपोर्टेशन हब यूज नहीं कर सकते हो अभी। बटली सैड होते हुए बोलती है कि मुझे पता नहीं था ऐसा भी हो जाएगा, मुझे माफ कर देना मिस्टर डिवावर। और वो जो असिस्टेंट गार्ड जो भी है वो समझाते हुए बोलता है कि ये अगर अर्जेंट नहीं है तो आप लोग 8 बजे के बाद आ जाओ, क्योंकि हमने अभी हब को पॉज करा है ताकि सिक्योरिटी इंश्योर हो सके आज के ऑक्शन के लिए। और उन लोगों को एक पेपर दिखाता है और बताता है कि एक बार अगर ऑक्शन खत्म हो गया तो हमारे हॉनर्ड गेस्ट्स को जाना भी होगा उसे यूज करने के लिए, तो आप तब आ सकते हो है ना। और डिवावर वो पेपर लेते हुए सोचता है हाँ, हब को सस्पेंड कर दिया है, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्शन के लिए। हाँ,
और वो असिस्टेंट जो भी है वो बोलता है हाँ ये मतलब इसमें बहुत ज्यादा ही रेयर आइटम आने वाला है। द बायो क्या नाम है भाई इसका, मैं नाम नहीं ले रहा। अरे ये वही वाला वेपन है जो रीने यूज करती थी, जिसने बेच दिया था उसको, वही वाला है। और वो इसका नाम लेने के बाद बताता है कि ये बहुत ज्यादा टाइम तक गायब था, पर अचानक से कुछ टाइम पहले ये वापस से रीअपियर हो गया। और हमें वही पेपर दिखाया जाता है जिसके अंदर वही वो उसका तूत रहता है। भाई मेरे को नाम नहीं लेने आता, सॉरी। वो लोग वही ड्राइंग को देखते रहते हैं और बटली बोलती है ओ ये तो बहुत अच्छी ड्राइंग है ना। और डिवावर खाली एक चीज सोच रहा होता है, ये चीज मैंने कहीं तो देखा, ये चीज है ना। और तभी उसको क्लिक होता है कि ये तो रीने का था। घबराते हुए बोलता है कि ये सेम चीज मेरा पार्टनर यूज करता है। जो सुन के वो असिस्टेंट बोलता है मुझे माफ करना पर आप श्योर हो ना। दीवार बोलता है हाँ एग्जैक्ट सेम थिंग, और उसकी खूबियां गिनाने लगता है जो पढ़ना बेकार ही है आई थिंक, और उसके बारे में बताता है खाली बस। तो छोड़ो सा। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जो असिस्टेंट रहता है वो बोलता है मुझे तो पता ही नहीं है सबके बारे में, तो ये गलत भी हुआ तो मुझे पता थोड़ी ना चलेगा।